से एक फिक्स टाइम था। बाकी सब तो तो आज क्या क्या टॉपिक देखेंगे वो पहले लिख लेते हैं। उसके बाद से 6 7 6। अभी तक हमने क्या देखा था? ईडीए पूरा देख लिया था। यस। ईडीए के बाद हमने क्या देखा था? लीनियर एक्ट। प्री प्रोसेसिंग का पार्ट भी देख लिया था। यस सर। फिर एनकोडिंग देखा। मतलब प्री प्रोसेसिंग वो सारा आ गया ना। इसमें 6 या 7 स्टेप होते थे, वो आपको याद होगा। सर वो देन फिर हमने क्या देखा था? एमएल का बेसिक्स। देन देखा था हमने लीनियर रिग्रेशन। और अभी हम लोग लीनियर रिग्रेशन में भी चल रहे थे। 2 6। और हमने बेसिक्स ऑफ मशीन लर्निंग देखा था। देन हमने लीनियर रिग्रेशन स्टार्ट किया था। लीनियर रिग्रेशन में सिंपल लीनियर तो देखा था और लीनियर मल्टीपल रिग्रेशन में आप देखोगे तो सिंपल देखा था हमने। और एक मल्टीपल। सेकंड हमने क्या देखा था? मल्टीपल। मल्टीपल। इसके अलावा हम लोग आज देख लेंगे ओएलएस ओएलएस का मैं आपको बताया था। और पॉलिनोमियल भी देख लेंगे। ये क्या है कि आप ये चीजें हम लोग ने पहले ही देखा था। पॉलिनोमियल। और अगर देखेंगे तो एसजीडी एसजीडी आगे देखेंगे। अगर देखना होगा तो एसजीडी होता क्या है वो आगे देखेंगे। एक होता है एसजीडी, वो अभी ऑप्शनल रखते हैं कि इसके लिए आपके पास ग्रेडियंट का नॉलेज होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शनल रहेगा। ये ऑप्शनल रहेगा। बाकी ऑनलाइन आवाज जा रही है? यस सर। तो रिग्रेशन। रिग्रेशन विद एसजीडी। बाकी ये फाइल में शेयर कर देते हैं। तो वैसे जब आपने कल वो होता क्या? इंटरव्यू लैग कर रहा था। क्वेश्चंस में तो लाइक कर रहे हैं। तुमने यहाँ पे लिंक में शेयर कर दिया है और ग्रुप में भी कर दिया फाइल। तो ये सारा चीज देखेंगे। इसके बाद फिर हमारे पास क्या आ सकता है? इसके बाद का स्टेप क्या था कि मॉडल हमारा सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या देखेंगे? इवेल्युएशन। मतलब इवेल्युएट करेंगे।
इवैल्यूएशन मैट्रिक्स। इवैल्यूएशन मैट्रिक्स में इसमें सबसे पहले हमें चेक करना होगा एरर्स। एरर्स चेक करेंगे। एरर के लिए हमारे पास कौन कौन सा था? मीन स्क्वायर एरर था, मीन एब्सोल्यूट एरर। सर आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। अभी भी नहीं जा रही? अब जा रही है? आवाज जा रही है? अरे आ रही है सर। आवाज तो जा रही है। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन स्क्वायर एरर, ये दो देखेंगे। इसके बाद हमारे पास क्या रहेगा कि हम एक्यूरेसी के बेस पे बात करेंगे। एक्यूरेसी के बेस पे बात करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट इसमें एक्यूरेसी कैसे चेक करेंगे? एक्यूरेसी तो होगा। तो इसमें डायरेक्टली वेरिएंस के बेस पे बात करते हैं। अगर वेरिएंस ज्यादा होगा एरर का वेरिएंस का मतलब क्या हो गया कि एरर ज्यादा होगा तो हमारा एक्यूरेसी कम होगा, है ना। उस चीज का हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपोर्शंस के बेस पे बात करते हैं, और उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे R2 स्कोर। ये क्या करता है, कैलकुलेट करता है एरर के वेरिएंस को, कि हमारा एरर का जो वेरिएंस है कितना है। तो एक तो ये टेस्ट और एक हमारे पास, हाँ दोनों में, किसी में भी चेक कर सकते हैं। मतलब एरर क्या हो सकता है, टेस्टिंग में भी हो सकता है, ट्रेनिंग के टाइम में भी हो सकता है। प्रिडिक्शंस में हमारा तो नहीं रहता है। फिर आप क्या करते हो, पहले ट्रेन करते हो, उस समय भी एरर चेक करते हो कि जो मैंने ट्रेनिंग दिया था और एक्चुअल आंसर प्रेडिक्टेड में क्या है। देन टेस्टिंग दिया तो टेस्ट में एक्चुअल आंसर क्या था, प्रेडिक्टेड आंसर क्या था। तो वो भी हम लोग आज देख लेंगे। 22 मिनट ट्रेनिंग का और 22 मिनट ट्रेनिंग का और बैलेंस बनने वो करेंगे टेस्टिंग का टेस्टिंग। एक होता है आर स्क्वायर और एक होता है एडजस्टेड आर। ये किसके लिए होता है, तो इसको याद रखना है रिग्रेशंस के लिए। अगर यही क्लासिफिकेशन रहता तो उसमें क्या रहता, सिंपली एक्यूरेसी परसेंटेज के बेस पे कि कितना एक्यूरेट आंसर आया डिवाइडेड बाय टोटल आंसर। तो हमारा क्या होता था, क्लासिफिकेशंस के लिए वो होता था। Then और कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं आजकल। एडजस्टेड आर स्क्वायर, R2 स्क्वायर हो गया, मीन स्क्वायर एब्सोल्यूट पॉलिनोमियल भी हो गया। से इतना टॉपिक था। और एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। मीन स्क्वायर L1 L2 इसके बाद देखेंगे, और क्रॉस वेरिएशन ये हम लोग फिर अगला एल्गोरिदम देखेंगे तो उसमें भी देखेंगे। ये चीज आज हम लोग देखेंगे। ये जो हमारा इवोल्यूशन मैट्रिक्स है वो बेसिकली किसका पार्ट है, तो परफॉर्मेंस का है। तो बोल सकते हैं मेजर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स और लॉस कॉस्ट। यहाँ से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करें। तो यहाँ पे प्री प्रोसेसिंग का पार्ट हम भी स्किप करेंगे। अब ये डेटा क्या होगा कि आप क्या कर सकते हो, प्री क्लीन डेटा यूज कर सकते हो। वो कहाँ से मिलेगा, जॉब से तो एस के लर्न के अंदर हमारे पास क्या है, बाय डिफॉल्ट प्रैक्टिस के लिए सारा डेटा सेट होता है। ओके तो वो कैसे चेक कर सकते हैं, तो एस के लर्न होता है। डेटा सेट्स, ये दिख रहा है। एस के लर्न डॉट डेटा सेट करके हमारे पास क्या होगा, एक मेथड होगा। अब इसमें क्या क्या डेटा सेट है तो आप देखोगे, आयरिस का है, हाउसिंग का है, डायबिटीज का है, डिजिट्स का है, देन और भी डेटा सेट्स। अब इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, तो हमारे पास ये ऑप्शन है। कौन देता है इसको?
याद आ गया सर उनकी तो सारे जगह। और ये लाइब्रेरी पे ही चले जाते हैं ना, तो मैं लिंक के साथ ही रखता हूँ। ये हमारे पास डेटा सेट होगा। ये क्या है, डेटा सेट का लिंक है। अब इसमें क्या क्या डेटा सेट्स है वो दिखा देते हैं। इसमें आपको क्लीन डेटा मिलेगा कि आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम सप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपके पास क्या है, क्लीन डेटा होम है। देन क्या है, एसवीएम लाइटिंग के लिए। देन पेज का है। देन आपके पास क्या है, न्यूज ग्रुप का है। देन हमारे पास क्या है, क्लासिफिकेशन है हाउस का। देन इसी तरीके से आपके पास मल्टीपल होगा। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, तो हमारे पास होता है फ्रॉम sklearn डॉट डेटा सेट्स। इंपोर्ट डेटा सेट्स। तो डॉट ही आएगा, वो डॉट। तो ये क्या कर रहा है कि सारा डेटा सेट इंपोर्ट कर दे रहे हैं अभी। ये ऑप्शनल है आपके लिए दिखाने के लिए। तो डेटा सेट्स डॉट गेट डेटा होम। तो ये क्या है कि आपके पास डेटा सेट है, उसका रूट फील्ड है। तो हम यही डेटा सेट ले लेते हैं, कैलिफोर्निया हाउस का ले लेते हैं। डेटा सेट नेम ऊपर डॉट क्लियर डेटा आ रहा है, वो चलेगा सर। ये पाथ दिखा रहा है, तो हमें जो लेना है ना वो हमारा ये रहेगा। तो मैं पाथ के लिए दिख रहा है, फ्रॉम sklearn डॉट डेटा सेट्स इम्पोर्ट। और आयरिस वाले का यूज कर सकते हैं। फिर हम हाउस का ही यूज कर रहे हैं, तो हाउस के लिए क्या होगा, पेज कैलिफोर्निया हाउसिंग। ये आप यूज कर सकते वैसे हैं। किसी ये वेरिएबल में बोल रहा हूँ। हाँ, अब इसको क्या कर सकते हो आप, वेरिएबल पे अगर होल्ड करवाना तो क्या कर सकते हो, बीटे बीएफ इक्वल टू हाउस प्राइस और बीएफ को प्रिंट करवा दें। तो ये आपको डीएफ में डेटा इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन ये क्या है, अनस्ट्रक्चर डेटा दिख रहा है ना। आप इसको क्या कर सकते हैं कि नॉर्मली स्ट्रक्चर्स में कैसे दिखा सकते हैं। तो इसके पास क्या था, डीएफ डॉट, इसके पास क्या होगा, डिस्क्राइब दिख रहा है। इसका क्या कर सकते हैं आप, डिस्क्राइब करके देख सकते हैं। इसको मैं इसी तरीके से रन करता हूँ, डीएफ डॉट DESCR। कैपिटल था ना, क्योंकि क्या है, पाइथन हमारा केस सेंसिटिव होता है ना। टैन होगा। ये दिख रहा है? ये हमने क्या किया, डेटा फेच किया है बस। ये हमारा जो है वो डेटा फेच किया। डेटा कौन सा फेच करें, तो फेच करें कैलिफोर्निया हाउसिंग का। अब इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं क्या है इस डेटा में। देन उसके बाद क्या करेंगे, इस पे काम करना स्टार्ट करेंगे। इसमें आप देखोगे क्या है कि कैलिफोर्निया हाउसिंग का डेटा सेट है ना। इसमें कितने नंबर ऑफ रोज है, तो अप्रोक्स 20K का है। कितने कॉलम्स है, तो आपके पास अप्रोक्स होगा हमारे पास 8 कॉलम्स है ना? और ये सारे क्या है, न्यूमेरिकल है। ठीक है। अब इसके बेस पे क्या है कि मिसिंग वैल्यूज है, तो इसने बोला है कि मिसिंग वैल्यूज नहीं है। और ये डेटा कहाँ से आ रहा है, तो उसका लिंक आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली डेटा देख सकते हो। तो ये हमारा बेसिक एक ओवरव्यू हो गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, डेटा फ्रेम में रख सकते हैं।
डेटा फ्रेम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? डेटा फ्रेम इसमें क्रिएट और हमेशा जो होगा ना, इसमें दो वैल्यूज होंगे। एक हमारे पास होगा टारगेट, और एक होगा क्या, नॉर्मल वैल्यूज, फीचर्स। तो इसमें से अगर फीचर्स देखना है तो क्या कर सकते हो, डीएफ डॉट डेटा फ्रेम फीचर्स होंगे। डेटा फ्रेम क्रिएट करना। तो अगर फीचर्स नेम देखना चाहते हो तो ये फीचर्स के नेम हो गए, और डेटा देखना चाहते हो डीएफ डॉट डेटा। तो ये आपको डेटा दिख जाएगा। ये क्या है, 2D पे है ना। इस 2D को डेटा फ्रेम में करेंगे और उसके कॉलम के नेम में क्या डालेंगे, ये फीचर्स के नेम डाल देंगे, है ना। अब इसमें टारगेट भी देखना है। टारगेट क्या होता था, वाई। तो डीएफ डॉट टारगेट, टारगेट वेरिएबल। तो ये आपका टारगेट ही वेरिएबल है। अगर इसका नेम देखना चाहो तो क्या कर सकते हो आप, डीएफ डॉट टारगेट नेम्स। तो ये बताएगा कि टारगेट कॉलम कौन सा है। तो ये क्या है कि हाउस की वैल्यू क्या होगी वो हमें प्रिडिक्ट करना है। तो हमारा एक्स और वाई आपको यहाँ से मिल जाएगा, अगर आप देखो। ये हमारे पास क्या होता था, वहां पे रहता था अलग से सीएसवी में, तो हमें ये सारा काम क्या होता था, अलग अलग नहीं करना पड़ता। आपके पास क्या है, सारा चीज अलग अलग रखा हुआ है। फीचर्स का नेम अलग रखे हुए हैं, फीचर्स का डेटा अलग रखा हुआ है, टारगेट का नेम अलग रखा हुआ है, टारगेट का वैल्यू अलग जगह रखा हुआ है। सबको एक जगह पे कंबाइन करके एक डेटा फ्रेम बनाना है जल्दी से, वो बनेगा। बाकी और भी चीजें होंगी जो मैं सेटअप कर लेता हूँ। बाकी ऑनलाइन में मैंने फाइल शेयर किया है, वहां से क्या कर सकते हैं, ये सारा चीज क्या, एट्रीब्यूट। ये फंक्शंस आपने यूज नहीं किया ना, हाउसिंग के साथ यहाँ पे क्या होगा, पैरेंथेसिस लगेगा, ओपन क्लोज। तो एक बार रन करके देखो, हो गया। ये डॉट, उसको डिफाइन नहीं किया, वो तो क्रिएट हो गया। तो क्या करना होगा आपको, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, एंड मैं डीएफ ही रख लेता हूँ, इक्वल टू पीडी डॉट डीएफ से डेटा फ्रेम से डेटा ले लेंगे, और उसके कॉलम का नेम क्या रखा है, जो उसके फीचर्स के नेम थे, अगर याद होगा, है ना। और आप तो आप दोबारा डीएफ को रन करोगे तो क्या होगा, आपको फिर डेटा सेट इस तरीके से दिखेगा। अब इसी में क्या कर सकते हो, अगर टारगेट का भी देखना चाहो तो टारगेट का भी देख सकते हो। इसी में टारगेट कैसे ऐड करेंगे, न्यू कॉलम इसमें ऐड करना है तो कैसे करेंगे, स्टैटिक इंडेक्स डीएफ नेम होता था,
अब न्यू कॉलम ऐड करना रहता अच्छा था। हाँ सर, अगर कॉलम नेम दे दो वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं टारगेट ही ले लेते हैं, या फिर प्राइस बोल देते हैं। इस कॉलम का नाम हमने प्राइस रखा, और इसमें क्या पास कर रहे हैं हम लोग। हाँ, तो हमारा जो डीएफ का था, डीएफ, इसका नेम अलग रखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये डीएफ में रीअसाइन कर दिया ना यहाँ पे। तो डीएफ वन कर देते हैं, और दोबारा से रन कर देते हैं। क्योंकि दोनों सेम होगा तो क्या होगा, ये रीअसाइन होगा तो पुराना वाला वैल्यूज आपको। देन टारगेट का नेम रखना चाहते हो तो टारगेट का भी नाम रख सकते हो। टारगेट का नाम क्या है, मैड हाउस वैल्यू। इसी को रख लेंगे, और इसका टारगेट वैल्यू क्या है, तो ये यही चीज हम यूज कर लेंगे कि नेम की जगह पे क्या यूज कर लेंगे, डीएफ वन होगा, और ये डीएफ वन होगा। और ये डीएफ के डीएफ डॉट टारगेट नेम। टारगेट नेम से हमें क्या मिलता है, जो टारगेट का नेम था उसका एक्चुअल में कॉलम का नेम। और डीएफ डॉट क्या करेंगे, टारगेट। टारगेट में क्या था, इसका वैल्यू स्टोर, है ना। अब आप क्या कर सकते हो, डीएफ वन प्रिंट करके देख सकते हो पूरा क्या दिख रहा है। तो ये बार फिर से रन कर लेते हैं अपना। think शायद रन नहीं हुआ, तो इसको हमने रन कर लिया। डिस्क्राइब फीचर्स नेम हमें मिल गए थे, डीएफ डेटा से हमसे डेटा, टारगेट से टारगेट, टारगेट लेवल से ये मिल गया था। और यहाँ पे हमने क्या किया था, डीएफ वन में असाइन किया था। डीएफ वन आपको प्रिंट हो गया। देन आप क्या करते थे, डीएफ वन से, अच्छा डीएफ टारगेट लिख दिया है तो ठीक है, डीएफ डीएफ। अब डीएफ वन प्रिंट करते हैं, कॉलम मस्ट बी सेम लेंथ। तो दोनों का लेंथ अलग अलग है क्या, लेंथ कैसे चेक करेंगे, चेक करना तो लेन ऑफ डीएफ डॉट डेटा का देख लेते हैं कि कितना लेंथ है। तो आपके पास 20 के है। इसी तरीके से टारगेट का देख लेंगे, लेन ऑफ डीएफ टारगेट, सेम सेम है ना। तो फिर इशू कहाँ पे आ रहा है, कॉलम मस्ट बी द सेम लेंथ एज। तो मैनुअली एक बार नेम रख के देखते हैं इसको, प्राइस हो गया ना, कुछ कॉलम के नेम में ही डिफरेंस। तो ये मान लेते हैं हमारा क्या है, प्राइस का कॉलम है, ये दिख रहा है कि आपके पास क्या है, कि डीएफ वन हमारा क्या हो गया, क्रिएटेड हो गया। अगर आप यहाँ तक देखोगे तो हमने सिर्फ क्या किया है, लेंथ चेक किया क्रॉस चेक करने के लिए कि दोनों का लेंथ सेम है या नहीं, क्योंकि जितना हमारे पास एक्स होगा उतना ही तो वाई होना चाहिए ना। तो वो क्या है, दोनों सेम सेम है, अगर आपको दिखा होगा तो। अब हमारे पास क्या है, एक जिस तरीके से सीएसवी डायरेक्टली लोड करते थे, उसी तरीके से आपके डीएफ वन में डेटा आ गया है ना। आपके पास यहाँ पे क्या दिख रहा है, कि ये पूरा एक्स है यहाँ से यहाँ तक का, और ये हमारा क्या है, वाई है ना। अब हमें क्या करना है, एक्स के बेस पे क्या करना है, प्राइस करना है। तो मान लो हमारे पास क्या है, कि हाउस एज है, कि घर का जैसे जैसे एज होगा उसके बेस पे प्राइस क्या होता है, कम होता है या ज्यादा होता है हाउसिंग का। अगर हिस्टोरिकल ना हो तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ड्रॉप होते जाएगा, है ना। हिस्टोरिकल रहता है तब उसका क्या होता है, प्राइस रेंज। जैसे अगर आप देखोगे कि कोई सेलिब्रिटी होगा, उसके घर को सेल करेंगे तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली हाई चला जाएगा। अगर नॉर्मल हाउस को देखेंगे तो उसका क्या होगा, लो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल एवरेज पे चल रहे हैं, कि वो उन चीजों को हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं कि नॉर्मल प्राइसिंग क्या होती है हाउस एज के बेस पे वो देख रहे हैं। दूसरा, कि आपके पास रूम होगा, कि अगर आपके पास एवरेज रूम इतना है, कि अगर आपके पास नंबर ऑफ रूम ज्यादा होंगे तो प्राइस क्या होगा, इंक्रीज होगा। हाँ। तो इसके बेस पे हम लोग क्या कर सकते थे, यूज कर सकते थे। तो पहला हम लोग देख लेते हैं सिंपल पे, क्योंकि हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन यूज किया था कल भी, तो प्रैक्टिस के लिए एक बार फिर से कर रहे हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन। लेकिन सिंपल रिग्रेशन अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक्स और वाई होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अपने डेटा को डिफाइन कर लेंगे। तो या तो आप डायरेक्टली डिफाइन कर दो, तो कैसे कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू, या फिर क्या कर सकते हो, डेटा एक्स ही रख देते हैं, अच्छा रहेगा।
अब एक्स में हमारे पास क्या होना चाहिए, सिर्फ प्राइस के अलावा सारा कॉलम होना चाहिए, फिर सिंगल कॉलम अभी लेके चल रहे हैं। तो DF1, क्योंकि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल लीनियर रिग्रेशन में कितने कॉलम लेके चलते थे, एक एक्स एक वाई, है ना। तो एक एक्स लेके चलेंगे तो कौन सा लेके चले, तो मैं एज एज लेके चल रहा था ना, तो एज को ही लेके चलते हैं। हाउस एज को लेके चलते हैं एज पे, और वाई हमारा क्या होगा, प्राइस। प्राइस होगा। तो DF का जो प्राइस होगा, ये सारा चीज हमने पिछले क्लास में किया है, बस प्रैक्टिस के लिए दोबारा करवा रहे हैं। ये हमारा एक्स और वाई क्या है, डिफाइन हो गया, है ना। अब हमने पिछले क्लास में क्या किया था, इंपोर्ट किया था फ्रॉम sklearn लीनियर मॉडल, और एक्स और वाई पास किया था। इसको 2D बना देते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपको पता है एक्स और वाई हमारा क्या होना चाहिए, एक्स हमारा हमेशा 2D में होना चाहिए, वाई हमारा क्या होगा, सिंगल कॉलम होता है तो 1D में चलेगा, लेकिन एक्स हमेशा क्या होगा, 2D पे होगा। तो ये इसको यहाँ पे एक्स की जगह पे एक्स, अगर 2D पे नहीं सेव कर रहे थे तो क्या हो रहा था, ये ऑटोमेटिकली राइट। अब हमने यहाँ पे क्या क्या चीजें की है, कि मॉडल को फिट किया है। अब इसके बेस पे क्या होगा, मॉडल फिट होगा। अब इसके बेस पे हमें क्या मिलेगा, मॉडल डॉट कोफिशिएंट, अगर याद होगा तो। कोफिशिएंट है, इंटरसेप्ट है। तो हमें ये एक एम मिलता था और एक इंटरसेप्ट मिलता था, मॉडल डॉट इंटरसेप्ट। तो हमें एक इंटरसेप्ट मिलता था, है ना। अब इसके बेस पे क्या कर रहे थे, कि हमारा ये क्या हो गया, ट्रेन हो गया है। ट्रेन कैसे होता है, तो इस वाले से, कि मॉडल डॉट फिट लिखते हो ना, उसका मतलब है ट्रेन द मॉडल। ट्रेन द मॉडल का मतलब क्या हो गया, कि फाइंड द बेस्ट एम एंड, कि मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे यही है कि आप बेस्ट एम और सी फाइंड कर रहे हो पूरे डेटा के लिए, ठीक है। और ये कैसे होता है, वो सिंगल लाइन ही इससे होता है। बाकी इसके बिहाइंड द प्रोसेस कैसे होता है वो आपको पता है। ये सारा चीज लूप के बेस पे होता है। अभी लूप में क्या चीजें चलती है उसका भी हम लोग आगे जाके भी डिस्कस करेंगे। उसको बोलते हैं ग्रेडियंट, तो वो ग्रेडियंट पे बात करेंगे। तो इतना हमने किया था, एंड देन इसके बाद हमने किया था प्रिडिक्शन का। प्रिडिक्शंस में क्या होता था, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, और डेटा पास करते थे। तो चूंकि 2D में था, तो हमारे पास क्या था, एज था, एज 45 रख देते, और ये हमें प्रिडिक्ट करके दे रहा है 2.2, या फिर कोई भी यहीं से एक एज उठा लेते हैं 41, और इसका कितना आना चाहिए, 4.5 आना चाहिए अप्रोक्स। तो 42 उठा लेते हैं, और ये हमारा कह रहा है 2.19 आ रहा है, मतलब क्या अप्रोक्स 50% क्या है, एक्यूरेसी है, कि 50% गलत बता रहा है। क्योंकि हमने एक कॉलम उठाया है, इसलिए भी फिलहाल है। तो ये हमारा क्या गया, कि पास द हाउस एज एंड प्रिडिक्ट द प्राइस, ये हो गया। अब हम लोग क्या डेटा देख सकते हैं, डेटा का सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा विजुलाइज करके देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। कि इससे पहले हमारे पास क्या होगा, कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा डेटा का, उसमें हमारा क्या होगा, लीनियर। कि अगर आप देखना चाहो डेटा तो कैसे देख सकते थे, फ्रॉम इंपोर्ट सी बॉर्न एज SNS, है ना, SNS डॉट हिस्ट, हिस्ट प्लॉट करते थे ना। और कौन सा, DF1 का एक्स, एक्स में हमारा, या फिर नॉर्मली स्टोर किया था एक्स में, तो एक्स पे प्रिंट कर लेते। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब दोनों का रिलेशन देखना है एक्स और वाई का, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, कि ये क्या है, अप्रोक्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दिख रहा है, तो कुछ आंसर सही आना चाहिए था। बट क्या करेंगे, अब इसका हम लोग रिलेशनशिप देख लेंगे एक्स और वाई में। तो रिलेशनशिप देखने के लिए हमारे पास क्या था, कि दो डेटा के बीच में हमें क्या देखना है, कि किस तरीके से क्या है, कि एक दूसरे से रिलेशन है। तो या तो कोरिलेशन का यूज कर सकते हो, या तो स्कैटर प्लॉट का, अगर याद होगा तो, है ना। SNS डॉट स्कैटर प्लॉट, और एक्स और वाई,
अगर ये दे रहा होगा तो ठीक है, नहीं दिया ना तो एक्स की जगह पे एक्स इक्वल टू एक्स, क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप यूज करते हो एस एन एस तो इसमें पोजिशनल आर्ग्यूमेंट होते हैं, अगर याद होगा तो कि आपको क्या होगा कि किसका आप वैल्यू दे रहे हो वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। इसको मैं अभी ऐड कर देता हूँ, क्या एरर दे रहा है, डेटा मस्ट बी वन डायमेंशन वॉट। सर वो सिंगल डायमेंशन में रखा है। नहीं वो 2D में है, एक्स अगर देखोगे तो। वाई तो ये वाई के लिए एरर दे रहा है या एक्स के लिए, डेटा मस्ट बी वन डायमेंशन, लेकिन वो क्या कर रहा है मल्टी डायमेंशन ले रहा है। तो मैं एक्स को क्या करना है कि नॉर्मली सिंगल रखना है, तो df1 रीसेट भी कर सकते हैं या तो फिर डायरेक्टली क्या करेंगे एज वाले को ही पास करते हैं। कौन सा था, हाउस एज। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होगा सिंगल ही बनेगा। तो ये आपको कुछ इस तरीके से ये दिखेगा। तो हम्म, बारिश पड़ रही है। तो इसमें क्या है कि इन दोनों के बीच में आप जो रिलेशन देख रहे हो वो कभी भी आपका लीनियर रिग्रेशन फॉलो ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये लीनियरली क्या है रिलेशन है ही नहीं। लीनियर रिलेशन में क्या होता है एक लाइन पे दिखता है। जैसे इसके जगह पे हम क्या करते हैं दूसरा कॉलम कोई लेके देखते हैं, और कौन सा कॉलम था, रूम, एवीजी, डीएफ डॉट, कॉलम्स नेम देख लेते हैं ना, उसी से ले लेंगे कि मान लो हमने एवरेज रूम के बेस पे लिया। अब इसका रिलेशन देखना चाहते हैं तो क्या होगा। अब आप इसका क्या करोगे स्कैटर प्लॉट देखोगे तो इसका क्या है कि वो वन लाइनर में है, तो ये लीनियर बन सकता है। एक लाइन इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो तो मोस्ट ऑफ द डेटा क्या कवर हो जाएगा। जो हमारे पास क्या था उस पे नहीं हो रहा था, तो मतलब इस कॉलम के बेस पे लेते तो हमारा एक्यूरेसी उससे ज्यादा आता है ना। तो ये कर सकते थे, ये हमने क्या किया क्रॉस चेक किया। अब इसमें कितनी एक्यूरेसी आ रही है वो कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे अब एरर चेक करेंगे। एरर चेक करने के लिए मैंने बताया एरर कैसे चेक होता है, मीन स्क्वायर एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, वो यूज कर सकते हैं। देन हमारे पास इसमें ना एक फंक्शंस होता है, जैसे आपने यहाँ पे डेटा रखा तो आप क्या कर सकते हो ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए डेटा रख सकते हो। क्योंकि मान लो आपने सारा डेटा किसके लिए यूज कर दिया, ट्रेनिंग के लिए ही यूज कर दिया, तो आपके पास टेस्टिंग के लिए डेटा कहाँ से बचा। या तो दोबारा आप डेटा क्या करोगे कहीं और से डाउनलोड करोगे, या फिर इसी डेटा सेट से क्या करते हैं थोड़ा सा अलग रख लेते हैं। तो वो ऑप्शन हमारे पास इसमें होता है, तो बोलते हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, कि ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए अलग अलग थोड़ा सा स्प्लिट करके रख लेंगे। उसका रेशियो आप खुद से डिफाइन कर सकते हो। रेशियो का मतलब क्या हो गया कि ट्रेनिंग में कितना डेटा जाना चाहिए और टेस्टिंग में कितना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप थोड़ा सा जनरलाइज सोचोगे तो टेस्टिंग में कितना डेटा होना चाहिए और ट्रेनिंग में कितना डेटा होना चाहिए, 50-50। आपको लगता है कि ज्यादा डेटा कहाँ पे चाहिए, ट्रेनिंग के टाइम में या टेस्टिंग के टाइम में। ट्रेनिंग के टाइम में, क्योंकि जितना अच्छा ट्रेनिंग होगा जितना ज्यादा डेटा से ट्रेनिंग होगा उसमें एक्यूरेसी आने का चांसेस ज्यादा रहेगा। तो टेस्टिंग में हमेशा कम रहेगा, ट्रेनिंग में ज्यादा रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि 60-40, 70-30 और 80-20 का रेशियो रख सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो इंडस्ट्री में रहता है तो वो 80-20 का रेशियो रखते हैं कि 80% जो डेटा होगा वो ट्रेनिंग के लिए होगा और 20% टेस्टिंग के लिए होगा। ठीक है, तो वो चीज़ हम लोग यूज करेंगे। बट उससे पहले क्या करें, एरर। एरर के लिए हमारे पास क्या होता है, कौन सा टॉपिक हमने लिखा था ऊपर में, कि अगर आपके पास मेजर्स करना है परफॉर्मेंस को तो इवोल्यूशन मैट्रिक्स का यूज करोगे। अब इसमें सबसे पहले एरर देखोगे कि एरर एक्चुअली आ कितना रहा है। अगर थियोरेटिकली देखें मैथमेटिकली देखें तो एरर किस तरीके से होगा कि जो एक्चुअल वाई होगा वो जो प्रिडिक्टेड वाई होगा वो, ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है कि एक्चुअल है 3 है, 2 है, 5 है, 4 है। और जो हमने क्या किया डॉट प्रिडिक्ट से यूज करके बनाया उससे क्या आ रहा है कि 3 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 4 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है। अब ये दोनों के बीच का डिफरेंस जो निकालोगे वही तो एरर रहेगा ना। इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 0, मतलब यहाँ पे एरर नहीं है। इसके बीच का डिफरेंस कितना है तो 1 मान लेते हैं, तो इसमें क्या है कुछ एरर है, इसमें भी क्या है 1 का एरर है, इसमें क्या है 2 का एरर है ना। अभी हम लोग एब्सोल्यूट लेके चल रहे हैं, क्योंकि आपको ये पता होगा एब्सोल्यूट नॉर्मल और क्या था हमारे पास स्क्वायर, 3 के बेस पे करते थे। तो नॉर्मल करते थे तो उसमें क्या था कि बहुत ऐसा डेटा रहता था जिसमें क्या होगा कि हमेशा 0 दिखाएगा एरर, है ना। क्योंकि प्लस और माइनस क्या होते थे कैंसल आउट हो जाते थे। दूसरा हमने क्या किया एब्सोल्यूट किया, एब्सोल्यूट में क्या किया ठीक है रिजल्ट मिल रहा था, बट क्या था कि इसमें उतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं आती है, तो हमने क्या किया था स्क्वायर का किया था। किसका स्क्वायर का,
जो एक्चुअल वाई होगा माइनस प्रिडिक्टेड वाई, ये दोनों का स्क्वायर किया था अगर याद होगा तो। यस सर, फिर डिवाइडेड बाय एन। एन क्यों कर रहे थे? क्योंकि इस पूरे वाले रेंज को ना एक सिंगल नंबर में रिप्रेजेंट करना रहता था, है ना। क्योंकि हमें पूरा एवरेज एक एक का बताएंगे तो क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो उसको मैंने क्या किया, एवरेज बना दिया है। तो उसी का एवरेज बनाते हैं तो एक सिंगल नंबर में रिप्रेजेंट हो जाता है, और उसको क्या बोलते हैं कि यही क्या है, टोटल एरर है ना। तो बाय डिफॉल्ट टोटल एरर एवरेज ही लेंगे, है ना। सम भी ले सकते हैं बट सम में क्या होगा, ज्यादा आएगा। तो एवरेज का ही ज्यादातर रहता है, इसीलिए मीन, एब्सोल्यूट एरर या फिर मीन स्क्वायर एरर का यूज कर रहे थे। अब इसको क्या करते हैं ये, और जिससे इसको डिवाइड करते हो ये हमारा क्या बनता था, मीन स्क्वायर एरर, है ना। और ये स्क्वायर क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, याद है। जब ये मिनिमम होगा तब क्या होगा, एरर कम कम से कम होगा, है ना। और ये जो मिनिमम होता है उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, ओएलएस। कल का कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर ये मिनिमम फाइंड हो रहा है तो वही क्या होगा, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, कि जो आप स्क्वायर कर रहे हो वो सबसे कम होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट भी अप्लाई करके देखेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा। अब इसको इंपोर्ट कैसे करेंगे, तो आप क्या करोगे कि इसके ऑफिशियल साइट पे जाओगे ना, तो आपको हर एक चीज के लिए अलग से क्या है, मॉड्यूल है। मैट्रिक्स एसके लर्न, मैट्रिक्स या फिर एसके लर्न ही लिखते हैं तो आपको ऑफिशियल साइट मिलेगा। अब इसमें हमने क्या किया था, अभी रिग्रेशन देख रहे थे तो रिग्रेशन का अलग दिखेगा एंड इवोल्यूशन मैट्रिक्स दिखेगा। मॉडल सिलेक्शंस, क्लासिफिकेशंस, रिग्रेशन, डायमेंशंस, मॉडल सिलेक्शंस यहीं पे होगा। ये मॉडल सिलेक्शंस में आपको दिख रहा होगा, मैट्रिक्स दिख रहा है। तो इसमें क्या है कि आप क्या मैट्रिक्स यूज करना चाहते हो, हम लोग यहीं से यूज करेंगे। अब इसमें से हमारे पास क्या मल्टीपल ऑप्शंस है। इसमें से हम क्या यूज कर रहे थे, तो रिग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, याद होगा तो यहाँ से रिग्रेशन आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि अगर रिग्रेशन प्रॉब्लम होगा तो उसमें किस टाइप के मैट्रिक्स यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिखेगा, तो यहाँ पे ज्यादातर आपको क्या दिखेगा, ये नीचे चला गया एकदम। हम्म, यहाँ पे दिख रहा है कि मीन के बेस पे कर सकते हो, ये हमारे पास है मीन स्क्वायर एरर, मीन एब्सोल्यूट, मीन पॉइजन, ये अलग अलग है। हम क्या यूज करेंगे, मीन स्क्वायर एरर का और एब्सोल्यूट का, दोनों में से कोई भी चीज यूज कर सकते हैं। तो ये दो चीज हम लोग यूज करेंगे। तो मीन सर स्क्वायर लॉग करेंगे। की तरफ, कौन सा लॉग, लॉग क्या था, याद होगा तो। वो मतलब कि वो सर वैल्यू को रेंज ब्रैकेट को को कर काट रहे थे के। ना। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक्चुअल और प्रेडिक्टेड में कितना डिफरेंस है वो चेक कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिखेगा होगा, दिख रहा है कि बाय डिफॉल्ट हम लोग जब भी लेते हैं सैंपल ले रहे हैं क्योंकि डेटा हमारे पास छोटा रहता था। तो एक्चुअली क्या है, एक्चुअल वाई और आपके पास कैरेट ऊपर होगा उसको समझ लेना है प्रिडिक्टेड वाई का होल स्क्वायर, और समेशन क्यों होता था, क्योंकि सबको सम कर रहे थे और एन से डिवाइड कर रहे हैं। एन से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि उसका मीन निकाल रहे हैं। और ये हमारा क्या हो गया, मीन स्क्वायर एरर ऑफ वाई और वाई डैश, क्योंकि दो वेरिएबल पास कर रहे हैं ना यहाँ से। अब ये चीज हम लोग क्या करना है, यूज करना है। तो कैसे यूज करेंगे, तो हमारे पास ये लाइन होता है फ्रॉम एसक्यूएल एंड देन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स से क्या लोगे, मीन स्क्वायर एरर। तो यही चीज हम लोग अभी यूज कर रहे हैं। तो पहला हम लोग मीन स्क्वायर एरर देखेंगे और एक मीन एब्सोल्यूट एरर। इसके लिए एस्केलन मैट्रिक्स की जो भी इवोल्यूशन मैट्रिक्स होगा वो किसके अंदर होगा, एस्केलन के मैट्रिक्स के अंदर होगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर का ले सकते हो। तो दूसरा हमारे पास क्या था, मीन एब्सोल्यूट। ये दिख रहा है कि मीन के बेस पे आपके पास इतना सारा ऑप्शन है, बट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मीन एब्सोल्यूट और स्क्वायर के बेस पे। ठीक है, अब ये क्या होगा, इंपोर्ट हो जाएगा। अब इसको क्या कर सकते हो आप, एक्चुअल वाई आपको पता है, प्रिडिक्टेड वाई कहाँ से मिलेगा। और वो मॉडल से नहीं करा है, हम्म, वाई प्रेडिक्टेड वाई मॉडल। मॉडल डॉट प्रिडिक्ट कर रहे थे। हाँ उसे तो जितना एक्स होगा जितना हमारे पास एक्चुअल वाई होगा उतना भी हमारा प्रिडिक्टेड वाई होना चाहिए। तो हमारे पास प्रिडिक्टेड वाई में हमने कितना पास किया था, सिंगल वैल्यू पास किया था, तो वो सिंगल ही होगा ना। और हमारे पास क्या है, एक्चुअल वाई कितना आया था, 20 के अप्रॉक्स था। सर हम उसे एक कॉलम में पास कर सकते तो हम हैं। डायरेक्टली क्या कर सकते हैं ना, जो एक्स इसमें पास किया था उसी का क्या कर सकते हैं, क्रॉस चेक करने के लिए।
कि मान लो हम क्या करेंगे, उसमें प्रेडिक्टेड न्यू कॉलम नहीं होना था प्रेडिक्टेड वाला? बनाएंगे। प्रेडिक्टेड इक्वल टू लिख सकते हैं, प्रेडिक्टेड इक्वल टू मॉडल डॉट ट्री। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम लोग एक्स ही पास कर देंगे। और एक्स में क्या था अगर आपको याद होगा तो, हमने एक्स में क्या रखा था, हाउस एज। एज रखा था, है ना। और साथ में वाई क्या था हमारे पास, एक्चुअल वाई था, है ना। राइट। अब मुझे क्या चाहिए था, इसी एक्स के बेस पे क्या चाहिए, प्रेडिक्टेड वाई चाहिए। तो इसका प्रेडिक्टेड वाई कैसे मिलेगा, जब प्रिडिक्ट में इसी एक्स को पास करेंगे तभी ना। यस। तो मैंने क्या किया, इसी प्रिडिक्ट वाले फंक्शन के अंदर क्या किया, इसी एक्स को पास किया ताकि इसका क्या हो, प्रिडिक्टेड वाई भी मिल सके। तभी हमारा क्या होगा, कैलकुलेट होगा मीन स्क्वायर एरर। तो मैंने क्या किया, इस तरीके से पास कर दिया। ठीक है। अब आप इसको रन करोगे ना तो ये प्रिडिक्टेड आपको मिल जाएगा। इसको बोल देते हैं प्रिडिक्टेड वाई। ठीक है। अब हम लोग इसको कैसे देख सकते हैं, तो क्या लिखोगे, मीन एब्सोल्यूट एरर या फिर स्क्वायर एरर, ब्रैकेट एक्चुअल वाई और प्रिडिक्टेड वाई। अब इसमें जो भी एरर आएगा तो आपको दिख रहा है 1.33, मतलब आपका क्या है, कम से कम एरर है। इसी चीज को आप क्या कर सकते हो, एब्सोल्यूट का भी देख सकते हो, मीन एब्सोल्यूट एरर और एक्चुअल वैल्यू और प्रिडिक्टेड वैल्यू, ये दिख रहा है। ये हमारा क्या हो गया, टोटल एवरेज एरर। और ये भी क्या हो गया, टोटल। पर एब्सोल्यूट वाला सही है। हाँ। तो वो डिपेंड करता है डेटा पे, कि अगर आपका नेगेटिव वैल्यू ज्यादा नहीं है तो आप एब्सोल्यूट का अच्छे से यूज कर सकते हो। टोटल एवरेज यूजिंग, अब ये हमारे पास क्या है कि इतना वैल्यू है। अब इसका मैंने बताया था कि आप क्या करते हैं, एक्यूरेसी के बेस पे भी बता सकते हैं इनका प्रोपोर्शन कितना है। कैसे? एक्यूरेसी के बेस पे, तो एक्यूरेसी चेक करने के लिए हमारे पास क्या था, एक हमने बताया था ना, R2 स्कोर। यस सर, R2 स्कोर है। R2 स्कोर इज इवेल्युएट द वैल्यू इन प्रोपोर्शंस, कि आप क्या कर सकते हैं, एक्चुअल वाई और प्रिडिक्टेड। तो ये क्या दिखा रहा है, 0.001। अब ये R2 स्कोर होता क्या है, तो वो मैं एक बार डेफिनेशंस के फॉर्म में और इसका यूज कर, इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है। तो वो याद रखना है। जैसे इसके पास होता है। इस तो परसेंटेज का भी देखना चाहेंगे ना तो उसका भी देख, जैसे R2 स्कोर। इसके -1 से +1 तक होगा ना? ये R2 स्कोर ऑफ, मैं बताया इसको दूसरे नेम से भी जाना जाता है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंट्स, स्टैटिक्स के बेस पे। ये क्या करता है, ये बताता है कि जो भी आपने लाइन बनाया है वो क्या है, कितना बेस्ट है, मतलब गुडनेस ऑफ फिट, कि एक्चुअल जो आपके पास डेटा था उसमें जो आपने लाइन ड्रॉ किया है वो एक्चुअली कितना फिट हो रहा है। कि आपके पास क्या होगा, इस तरीके से डेटा पॉइंट होगा, है ना। ये डेटा पॉइंट हो गया, और y इक्वल टू mx+c के बेस पे हमने क्या बनाया, एक लाइन बनाया। अब ये जो लाइन है वो कितना बेस्ट सारे डेटा पॉइंट को कवर कर पा रहा है, उसी को बोलते हैं गुडनेस ऑफ फिट, या फिर गुडनेस ऑफ फिट लाइन, और फिट लाइन, या गुडनेस ऑफ लाइन, ये भी बोल सकते हैं। तो ये हम लोग बोलते हैं। इसके बेस पे क्या होता है कि इसकी वैल्यू R2 स्कोर में आप क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो। क्योंकि ये बताओ कि इनके हर एक डेटा पॉइंट से जितना कम दूरी होगा उतना ही क्या होगा, वैल्यू कम आएगा। और जितना कम वैल्यू आएगा, R2 स्कोर क्या होगा, उतना बेटर होगा। तो यही चीज यहाँ पे दिखा है कि ये क्या होता है, वेरिएंस होता है। अब इसका जो गुडनेस ऑफ फिट होता है, कि आपका बस जो भी लाइन है वो कितना एक्चुअली डेटा पे फिट हो रहा है, वो बताता है गुडनेस ऑफ फिट का मतलब। R2 स्कोर का वैल्यू बताया मैंने, कितने से कितने के बीच में आता है, 0 से 1। 0 से 1 के बीच। इंटरप्रेशन कैसे करेंगे, कि लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ द वेरिएंस डिपेंड्स ऑन द वैल्यू। अब इसका मतलब 1 का मतलब क्या हो गया,
परफेक्ट प्रेडिक्ट। कि वो क्या क्या परफेक्ट प्रिडिक्ट कर रहा है कि जो एक्चुअल था वो प्रिडिक्टेड दोनों सेम आ रहे हैं। अगर जीरो के आसपास है मतलब क्या हो गया, does not explain any variance in the dependency, suggested no correlation between the independent or dependent। इसका मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बता सकते हो? ये, और इसको मैंने क्रॉस चेक भी किया था, याद होगा तो। कौन से विजुअलाइजेशन के थ्रू किया था? स्कैटर प्लॉट के थ्रू। इस यहाँ पे क्या बता रहा है कि एक्स और वाई के बीच में, इसका मतलब क्या है कि कोई भी कोरिलेशन नहीं है। अगर कोरिलेशन है ही नहीं तो उसके बेस पे क्या है कि डेटा आपको कोई भी रिफ्लेक्ट नहीं दिखेगा। वो कैसे पता चल रहा था? तो हमने स्कैटर प्लॉट बनाया था, अगर याद होगा तो। ऊपर में हमने एक स्कैटर प्लॉट बनाया था। हाँ, चला गया, किधर चला गया स्कैटर प्लॉट का? यही था ना। तो यहाँ पे रूम को ना रख के हम क्या करते हैं, एवरेज हाउस रख। अब इसका स्कैटर प्लॉट बनाओगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब बताओ, इसमें लीनियर रिलेशन है? मतलब एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा बढ़ेगा, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे? नहीं ना। तो यहाँ पे क्या अलग तरीके से सारा चीज दिख रहा है। तो इसमें लीनियरली रिलेशनशिप नहीं है। इसीलिए हमारा R2 का स्कोर कितना आ रहा है? अप्रोक्स जीरो आ रहा होगा, दिख रहा होगा। ये दिख रहा है अप्रोक्स 0.01 है। और इसका मीनिंग क्या है? तो अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने बताया, इसका बेसिकली मीनिंग क्या होगा कि रिलेशनशिप है ही नहीं। तो इसके जगह पे हम क्या करेंगे, प्रिडिक्शंस के लिए ये कॉलम को उतना यूज नहीं करेंगे। अगर इसका कोरिलेशन का वैल्यू देखना होगा तो कैसे देख सकते हो? कोरिलेशन कोफिशिएंट का वैल्यू देखना रहेगा तो कैसे देखते थे, याद है? क्या? कोरिलेशंस, कॉप पी डी डॉट कॉप ये सी ओ आर, ये सी ओ डबल आर, किसके किसके बीच में? तो DF1 एवरेज एज, कॉमा DF1 के प्राइस, क्या था? तो एक ही बार में देख लेते हैं ना फिर। DF1 का कोरिलेशन, इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसमें सारा न्यूमेरिकल कॉलम है ना, तो आपको दिख जाएगा। तो एक ही बार में मैंने क्या किया, सबका बना के दिखा दिया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, हाउस एज और क्या ले रहे थे, प्राइस का ले रहे थे। अब ये दोनों के बीच का कोरिलेशन देखोगे, ये है। और ये अप्रोक्स क्या आ रहा है, 0.1 आ रहा है। और हमारा इसका वैल्यू -1 से लेके +1 के बीच में होता है, याद होगा तो, है ना? अगर मैंने बताया था कि मोस्ट ऑफ द टाइम 0.3 और -0.3 रहेगा, तो उसको हम लोग लेके चलते हैं। और इससे नीचे रहा मतलब इनके बीच में रहा, तो उसको हम लोग अच्छा कोरिलेशन नहीं मान के चलते, है ना? ये बताया था कॉन्सेप्ट। तो ये क्या है, 0.1 है, मतलब ये क्या है कि उतना को रिलेटेड नहीं है। मतलब कुछ पार्ट है रिलेटेड बट उतना भी नहीं है। अब हाईएस्ट रिलेशंस कहाँ पे दिखेगा, बता सकते हो एक ही बार में? विषय की कौन सी वैल्यू ठीक होती है? कोरिलेशंस की जो हमारे पास -3 से +3 के बीच में, पॉइंट के बेस पे, क्या आप 0.3 से लेके -0.3 के बीच का जो वैल्यू रहता है वो हमारा क्या रहता है, बेस्ट नहीं रहता है। इसके अलावा जो होगा, ये +1 तक जो भी वैल्यू होगा उसको हम कंसीडर करके चलेंगे, या तो इधर -1 तक जहां तक वैल्यू होगा उसको कंसीडर करके चलेंगे। या तो ये रेंज आपको क्या होगा, इंडस्ट्रीज से प्रोवाइड करता है कि जो एक्सपर्ट रहेगा वो बता देगा कि इतने से इतने के बीच का कोरिलेशन आपको रखना नहीं है। मैड मैड वाला कर जो फर्स्ट वाला प्रोडक्ट उसको मेड से मेड, ये मेड से प्राइस, मैड से कोई प्राइस बना तो 0.68 है ना? तो प्राइस के बेस पे हम लोग सारा चीज देखेंगे। तो एक यही है जो बेस्ट है, बाकी फिर वैसा कुछ कॉलम नहीं है। ओके। बाकी फिर 0.1 है। तो अगर आपके पास ये सारा जीरो ही है तो फिर हमें क्या करना होगा, एक से ज्यादा कॉलम लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि एक कॉलम से फिर काम नहीं चलेगा। तो वहां पे किसका एंट्री होता है, मल्टी लीनियर रिग्रेशन का, कि एक कॉलम के बेस पे आपकी एक्यूरेसी नहीं आ रही है। बाकी क्या, हर्षिता आपका क्लियर हुआ जो पूछ रहे थे, रेंज? यस सर। तो यहाँ पे जो हमारा एक्यूरेसी आ रहा है वो क्या आ रहा है, सबसे कम आ रहा है।
तो ये R2 का क्या होता है, हमने बता दिया कि R2 में क्या चीजें होंगी। R2 का अगर 1 के आसपास आ रहा है तो हमारा क्या होगा, बेस्ट होगा। अगर ये कह रहा है 0 के आसपास है, वो वर्स्ट होगा। तो अब हमें क्या करना होगा, इसको इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास मल्टीपल मेथड्स होंगे। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन देख लिया, मल्टीपल भी देख सकते हैं। मल्टीपल में क्या होता था, 2 3 कॉलम पास कर देंगे। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, इसमें क्या करते थे, मल्टीपल कॉलम्स। तो हम सारा कॉलम वहाँ पर पास करके देखते हैं कि 3 4 भी कर सकते हो और एक ही बार में सारा। अगर पहले की क्या करूँ, जब पानी तो कुछ हो जाएगा। तो इसको बोल देते हैं मॉडल 2। ठीक है, हमने एक मॉडल बनाया है, उसमें परफेक्ट नहीं आ रहा है, तो इसको क्या बोल रहे हैं, मॉडल 2 बना रहे हैं। और ये क्या बनेगा, लीनियर रिग्रेशन का ही बनेगा। अगर जो हमारा एक्स होगा वो क्या होगा, कि जितना भी कॉलम है प्राइस के अलावा, कि अगर आप DF1 देखोगे, DF1 में क्या है, प्राइस भी है। तो हमें एक्स में क्या रखना है, प्राइस के अलावा सारा कॉलम रखना है। तो हम क्या करेंगे, प्राइस को हटा देंगे। तो प्राइस को कैसे हटाते हैं, सिर्फ प्राइस को हटाना है तो क्या हम करेंगे, इक्वल कर, ड्रॉप का कॉन्सेप्ट आता था। अगर सिंगल कॉलम ड्रॉप करना है तो कैसे करते थे, ड्रॉप टैग, ड्रॉप उस कॉलम का नाम एक्स इज इक्वल टू, इन प्लेस नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको क्या करेंगे, एक्स पे स्टोर करवा देंगे ना। तो इन प्लेस करने की जरूरत नहीं है, रीअसाइन पे हमारा क्या होगा, एक्स पे हो जाएगा, है ना। तो हमारा ये क्या होगा कि अगर आप एक्स की वैल्यू प्रिंट करके देखोगे तो सिर्फ प्राइस का कॉलम नहीं होगा, सारा कॉलम होगा, दिख रहा है। तो ये पता है। और वाई में हम क्या रखना चाह रहे थे, तो प्राइस तो कैसे रखेंगे, DF1 प्राइस ये करके रख सकते हैं। तो ये क्या है कि आपने जितना भी मेथड पढ़ा है सेम वही चीजें हैं। अब ये हमारा क्या हो गया, एक्स और वाई डिफाइन हो गया किसके लिए, मल्टीपल कॉलिनियर के लिए, सॉरी मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। इतना हो गया। अब इसको क्या करना है, आपको ट्रेन करना है। तो ट्रेन करने के लिए हमारे पास क्या होता था, सर मुझे समझ नहीं आया, पहले हमने प्राइस को ड्रॉप करा है फिर उससे कॉल करा है, कैसे? यहाँ पे जो हमने किया ना, कि जब भी आप क्या करते हो, कोई भी मॉडल बनाते हो, तो मॉडल पे हमारे पास क्या होते हैं, एक्स पास होता है और वाई पास होता है, कि इसके बेस पे ये क्वेश्चन होगा और उसका आंसर ये होगा, इसके बीच क्या रिलेशन है वो फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो ये एक्स में हमें क्या क्या रखना होगा। तो अब क्या कर रहे हैं ना, कि जितना भी कॉलम है सारे कॉलम को रख रहे हैं, सिर्फ ये वाई को हटा के, वाई हमारा क्या था, प्राइस था। ठीक है, तो ये कैसे हटाएंगे, तो मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया है। तो ये आप ड्रॉप करोगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि वाई प्राइस के अलावा सारा कॉलम मुझे एक्स पे मिल जाएगा। तो ये हमारा एक्स हो गया। और फिर हमें क्या चाहिए, वाई भी चाहिए। तो हमने क्या किया, अलग से एक वाई भी रख दिया है, कि वाई में क्या होगा, सिर्फ प्राइस का कॉलम होगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, ट्रेन करना है। फिट कर देंगे। तो डायरेक्टली फिट कर सकते हैं। दूसरा कि आप क्या कर सकते हो ना, कि ट्रेनिंग के टाइम ही में ही कि आप डेटा क्या कर सकते हो, अलग अलग रख सकते हो। कि मैंने बताया था, सेपरेट द डेटा फॉर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग, कि अब आगे जाके भी टेस्टिंग भी करेंगे। तो टेस्टिंग के लिए हमें अलग से डेटा रखना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे पास क्या इतना ही डेटा है अभी फिलहाल के लिए। इससे ज़्यादा तो डेटा नहीं है मार्केट में, अगर होगा भी तो क्या होगा, बाद में ला के देंगे। बट अभी जितना डेटा उसी में क्या करेंगे, काम करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास मेथड होता है कौन सा, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। इसका काम क्या होता है, कि जो भी आप डेटा लोगे उसको आप एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन में क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। कैसे, तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, मॉडल सिलेक्शन का एक लाइब्रेरी होगा, फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, हमें इंपोर्ट करना है ट्रेन टेस्ट को। इंपोर्ट टेस्ट, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। इसका काम होता है कि रेंडमली ये क्या करेगा, पहले डेटा को सफल करेगा, देन जितना आप रेशियो बोलेगे उसके रेशियो के बेस पे क्या करेगा, वो डिफाइन कर देगा, ट्रेनिंग के लिए अलग डेटा और टेस्टिंग के लिए अलग। तो उसको वेरिएबल बना के रखना पड़ेगा कि ट्रेनिंग का एक्स और वाई क्या होगा, टेस्टिंग का एक्स और वाई क्या होगा, है ना। तभी तो वो क्या करेगा, अलग अलग वेरिएबल पे रखेगा। तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक्स ट्रेन ले लेंगे। एक्स ट्रेन में क्या होगा, कि ट्रेनिंग के टाइम में जब हमें एक्स की जरूरत पड़ेगी तो वो होगा। दूसरा क्या कर सकते हैं, एक्स टेक्स्ट, टेस्टिंग के लिए भी हमें एक्स चाहिए तो वो डिफाइन करके देगा।
वाई ट्रेन की वाई का लेवल डेटा भी तो होगा, वाई ट्रेन, और एक्स के लिए भी क्या होगा, उसका लेवल होगा, तो वाई टेस्ट। इसको हम लोग इस तरीके से नेम देंगे। आप कुछ भी नेम दे सकते हो, जरूरी नहीं कि हमें इसी तरीके से ही वाई टेस्ट वाई ट्रेन, बट हाँ सीक्वेंस ये रखना है कि एक्स का वैल्यू हमेशा पहले आएगा देन वाई आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वल टू, अब कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, ट्रेन टेस्ट का। तो आप क्या करते हो, ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट स्प्लिट, ये हो गया। आप किसको स्प्लिट करना है, तो एक्स और वाई को करना था, तो हम इसके अंदर क्या पास करेंगे कि एक्स को कॉमा वाई को, ये दोनों को हमें स्प्लिट करना है। अब इसमें होता है टेस्ट साइज, कि टेस्टिंग के लिए आप कितना साइज रखना चाहते हैं। ठीक है, टेस्ट अंडरस्कोर साइज। तो आप टेस्ट साइज कितना रखना चाहते हो, तो इसमें आप क्या करते हो, परसेंटेज में रखते हो, 0 से 100 के बीच में। तो टेस्टिंग में कितना रखना चाहते हैं, तो बाय डिफॉल्ट आप 30 40 जितना भी रखना चाहो तो वो रख सकते हो। तो मैंने बोला कि 20% क्या होगा, टेस्टिंग के लिए डेटा रखेंगे, बाकी जितना होगा 80% क्या हो गया, वो ट्रेनिंग के लिए चला जाएगा। अब इसमें एक चीज रहता है रैंडम का, कि आप रैंडम स्टेट डिफाइन कर सकते हो। रैंडम स्टेट क्या होता है ना, कि हमने बताया ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्या करता है, डेटा को सफल करता है, सफल करके ट्रेनिंग के लिए अलग दे देगा, टेस्टिंग के लिए अलग दे देगा। तो अगर आप इस सफल को क्या करना चाहते हो, फ्रीज करना चाहते हो, कि एक बार जैसे ही सफल हो गया, दोबारा इसको रन करेंगे ना तो ये सफल ना हो, एक ही टाइम क्या होगा, सफल होगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, रैंडम स्टेट होता है। जैसे आपने नमपाई में पढ़ा हुआ सीड का, सीड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, नहीं। सीड बेसिकली क्या करता है ना, स्टेट को फ्रीज कर देता है। इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, और एनपी से हम क्या कर रहे थे, एनपी डॉट रैंडम डॉट रैंड, और कितना वैल्यू जनरेट कर रहे थे, 0 से 1। तो मैंने क्या बोला, रैंडम में ये था ना नॉर्मल 2 into 1 का। इसमें आप क्या देते थे, सेप डिफाइन करते थे कि कितने रोज कितने कॉलम चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ पे 5 रख देता हूँ। अब यहाँ पे देखोगे ना, ये डेटा ऑटोमेटिकली बार जैसे जैसे हम बार बार रन करेंगे तो ये डेटा बार बार चेंज हो रहा होगा, देख रहे हैं कि अगर आप जितने बार रन करोगे ये बार बार चेंज होगा, है ना। अब हम चाहते हैं कि फर्स्ट टाइम में जो चीज़ मिल गया, कि ये डेटा हम क्या करें, कहीं पे स्टोर करके यूज़ करेंगे इन फ्यूचर, तो ये बार बार अगर चेंज होगा इसको रन करने से, तो क्या होगा कि आपका जो एक्यूरेसी होगा वो बार बार फ्लक्चुएट होगा। तो हम चाहते हैं कि जो एक बार में वो डेटा सफल हुआ है उसी को क्या करें, फ्रीज कर दे। तो उसको फ्रीज करने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है सीड का, और यहाँ पे जो नंबर देते हैं वो बेसिकली मेमोरी एलोकेशन होता है, कि मेमोरी में कहीं ना कहीं तो वो स्टोर होगा ना, तो वो रेंडमली आप कोई भी नंबर दे सकते हो, जरूरी नहीं कि 40T होगा, कि आप कोई भी नंबर दे सकते हो यहाँ पे। तो जैसे मैंने इसको क्या किया, फ्रीज कर दिया। अब जब भी देखोगे रन करोगे तो ये वैल्यू सेम आएगा, ठीक है। और ये चीज़ बिना फ्रीज का कर रहे हैं, नीचे कर देते हैं एक बार, और इसको मैं क्या करता हूँ बिना सीड का यूज़ कर रहे हैं। तो ये वैल्यू क्या होगा, बार बार सफल होगा। देखोगे तो 0 पॉइंट क्या है, 234 है। फिर से दोबारा इसको रन करेंगे तो क्या आ गया, 0.46 आ गया। दोबारा रन करोगे तो ये क्या, 0.42। यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे आप 2 देना है, 2 भी दे सकते फिर एक काम क्या कर रहा है तू कहाँ पे बात हैं। ये बेसिकली मेमोरी में कहीं ना कहीं लोकेशन होगा ना, अच्छा क्योंकि ये आपको बार बार चेंज नहीं होगा, तो कहीं तो स्टोर करके रखेगा ना, तभी तो वो चेंज नहीं होगा। तो ये चीज़ कम कर, तो ये जो हमारा सीड था ये क्या कर रहा था, फ्रीज कर रहा था जो रेंडमली सफल होकर डेटा आया उसको। और यही काम हम लोग के यहाँ ये कर रहा है, कि डायरेक्टली एमपी में इस तरीके से यूज करते हैं, और अगर आपको यहाँ पे यूज करना है तो उसके लिए कौन सा है, कौन सा एट्रीब्यूट है, रैंडम स्टेट। अब इसमें से कोई भी नंबर रख सकते हैं। तो ये समझ में आया क्यों कर रहे हैं। ये कंपलसरी होता भी है, नहीं भी होता है, कब होगा, जब आप चाहते हो कि ये एक बार जो सफल हो गया, क्योंकि डेटा सफल होगा तो क्या होगा, ट्रेनिंग में कुछ और चला जाएगा, टेस्टिंग में और चला जाएगा, तो उसके बेस पे क्या होता है, एक्यूरेसी चेंज होती है ना। तो वो भी हम लोग क्या करते हैं, सफल रैंडम करके देन इस तरीके से स्टोर कर देते हैं, ताकि क्या एक स्टेट फ्रीज हो जाए। अभी हमारा क्या होगा, ट्रेनिंग टेस्टिंग के लिए क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा। अभी हमारे पास एक्स ट्रेन में कितना डेटा है बता सकते हो, सॉरी एक्स ट्रेन में 80%। 80% कितना होगा, टोटल 20K था, है ना। तो 80% कितना होगा, 80% ऑनलाइन वाले बताओ कुछ। एक्स डॉट सेव करोगे तो कितना आ रहा है, अच्छा एक्स ट्रेन करेंगे ना, तो ये हमारा टोटल था 26 था।
अब इस हमें क्या करना है, एक्स ट्रेन का देखना था, एक्स अंडरस्कोर ट्रेन डॉट सेप, सेप से मैं क्या बताता था 16 के अप्रोक्स आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया 80%, 20% आपको वहाँ पे दिखेगा। तो हमने क्या किया, ट्रेनिंग को अलग रखा है, टेस्टिंग को अलग रखा है। क्यों रखते हैं रियल वर्ल्ड में भी, क्योंकि जो आप क्वेश्चंस टेस्टिंग में ट्रेनिंग के टाइम में दे रहे हो, तो वो अगर ओवरफिट है तो आंसर क्या कर परफेक्टली देगा, है ना। तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो ओवरफिट है, जिसको बोलते हैं ना क्वेश्चन पेपर लीक। आप उसी डेटा से क्या करोगे, टेस्ट भी लोगे, तो चांसेस क्या है कि वो समझ जाए कि उसी में से है, तो वो परफेक्ट आंसर कर सकता है। तो उसमें क्या होगा, जो रट के भी गया होगा वो भी पास कर सकता है, जो चीटिंग करके जाएगा वो भी, चीटिंग मतलब सेम क्वेश्चन उसको वहां से मिल गया। तो हमने क्या किया कि दोनों को अलग अलग स्टोर करके रखा है, ताकि क्या हो, डेटा लीकेज ना हो। डेटा लीकेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो हम लोग टेस्ट करेंगे वो उस समय क्या होगा, अनसीन होगा। किसके लिए, मॉडल के लिए। मॉडल के लिए अगर कोई डेटा अनसीन है, कि हमने ट्रेनिंग किया, ट्रेनिंग में हमने क्या किया, ट्रेन वाला डेटा को सिर्फ पास किया, इसको और इसको। अब ये जो एक्स टेस्ट वाला डेटा था वो उसके लिए क्या होगा, अनसीन होगा। अगर अनसीन वाले डेटा में अच्छे से वो परफॉर्म कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो टेस्टिंग में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और ट्रेनिंग में भी अच्छा परफॉर्म किया होगा तभी तो टेस्टिंग में कर रहा है। तो इसमें भी एक्यूरेसी अच्छी आएगी और इसमें भी अच्छी आएगी। अगर इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा आ गई, 100% आ गया। टेस्टिंग जो अनसीन डेटा था उसमें हमने टेस्ट किया, उसमें से 70 या 60 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, गलत हो गया। कि मतलब कि वो इसमें अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा, मतलब कि थोड़ा सा भी डेटा मैनिपुलेट कर रहे हैं, लेकिन उसी का पार्ट है वो, आंसर कि क्या गलत है हो रहा कि वो सही से आंसर नहीं कर पा रहा, मतलब वो क्या है कि है। ये रटने वाला है, और रटने वाला को हम लोग क्या बोल रहे थे, ओवरफिटिंग। ओवरफिट ये ओवरफिट हो गया मॉडल। मतलब तो जो ये क्रॉस चेक भी हो जाता है कि ये ओवरफिट है कि अंडरफिट है। वो टेस्टिंग में था, मतलब कि ट्रेनिंग में तो अच्छा काम कर रहा है, टेस्टिंग में तो बेकार है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, ट्रेनिंग और टेस्टिंग में अलग अलग डेटा स्प्लिट करके रखते हैं, ताकि क्या कर सकें, अंडरफिट है या फिर ओवरफिट है या जनरलाइज वर्जन है वो देख लेते हैं। अगर दोनों में 60-60 रहता है तो क्या होता है, जनरलाइज है, एक्यूरेसी कम है वो मान सकते हैं, लेकिन क्या है, जनरलाइज है। मतलब वो जो जो भी आंसर बताएगा सही है तो सही अच्छे खासा बता रहा है। अगर गलत 40, इसमें क्या है मतलब 60% को सही आंसर देगा, 40% गलत देगा, चाहे वो सीन आंसर हो या अनसीन हो, है ना। तो ये इसका बेसिकली मीनिंग हो गया। और 100% में क्या हो गया कि ट्रेनिंग के टाइम में वो हर एक आंसर का परफेक्टली आंसर दे रहा है, लेकिन टेस्टिंग में क्या हो रहा है कि उसमें से 40 गलत कर दे रहा है। तो अगर रियल वर्ल्ड में ये यूज करोगे तो क्या दिक्कत आएगी, बहुत दिक्कत क्योंकि है। मैं क्या कर रहा हूँ ना, ये हाउस प्राइस का ही है, कि मेरा काम क्या है कि मैं रीसेल करता हूँ जितने भी हाउस हैं, या फिर प्लॉटिंग करके मैं सेल कर रहा हूँ। अब मैंने इसी मशीन के भरोसे क्या कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ। तो उसमें से क्या बताएगा, लॉस हो जाएगा सारा। 60 का तो सही क्या का प्राइस बता देगा, 40 का प्राइस गलत बता देगा। अगर वो गलत प्राइस बता रहा है तो मैं क्या करूँगा, उस प्राइस पे सेल करूंगा, तो मेरा क्या होगा, लॉस होगा, है ना। लॉस में जाऊंगा तो बढ़ जाएगा। तो नंबर की कमाई है। तो वो चीज, तो ये चीज हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो हमने ट्रेनिंग के लिए अलग रखा है, टेस्टिंग के लिए अलग रखा है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ट्रेन करेंगे। तो कैसे ट्रेन करते थे, तो मैंने अभी नाम क्या रखा था नए मॉडल का, मॉडल 2 रखा था, मॉडल 2 डॉट फिट, और एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, यही रखेंगे। अभी हमने ट्रेन कर दिया, ये क्या होगा, ट्रेन हो गया, थोड़ा सा टाइम लगा और ये ट्रेंड हो गया, है ना। अब ये ट्रेंड हो गया, आप क्या कर सकते हो प्रिडिक्शंस में भी, कि हमने टेस्टिंग भी करके देख लेते हैं, ताकि हमारा टेस्टिंग में भी क्या आ रहा है वो भी देख लेते हैं। तो टेस्टिंग में कैसे देखेंगे, टेस्टिंग का प्रिडिक्शंस कैसे देखेंगे, ये हमारा मॉडल फिट हो गया। अब एरर के पहले एरर देख लेते हैं, एरर कैसे चेक करेंगे। एमएससी क्या था, मीन स्क्वायर्ड एरर। और हम लोग क्या करेंगे कि एक्स ट्रेंड का देख लेते हैं, क्योंकि अभी हमने प्रिडिक्शंस वाला तो यूज नहीं किया ना, सॉरी टेस्ट वाला। तो एक्स ट्रेंड वाइट और वाई ट्रेंड का ही यूज कर रहे हैं। अच्छा, प्रिडिक्शंस प्रिडिक्शंस तो यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, मॉडल 2 डॉट प्रिडिक्ट, और इसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, अगर आप एक्स, अगर आप ट्रेनिंग वाला का एक देखना चाहते हो कि एरर कितना आ रहा है ट्रेनिंग के टाइम में, तो उसके लिए क्या करना होगा, ट्रेनिंग का पास करेंगे। अगर आपको टेस्टिंग में एरर देखना है तो टेस्टिंग का देख लेंगे। तो ट्रेनिंग का पहले देखते हैं, ट्रेनिंग में क्या पास होगा, एक्स ट्रेन पास होगा, और यहाँ पे क्या होगा, इसको बोल देते हैं प्रिडिक्टेड वाई, पी वाई इक्वल टू ये,
अब इसमें क्या होगा, एक्चुअल वाई जो हमारा क्या होगा, वाई होगा, कौन सा एक्स वाई ट्रेन का होगा, एक्चुअल वाई वही होगा ना, वाई हाँ ट्रेन। वाइट ट्रेन और जो हमारे पास प्रिडिक्टेड वाला कौन सा है, पी वाई, की वाई। तो पी अंडरस्कोर वाई। अब इसके जो एरर आएगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो अप्रोक्स कितना आ रहा है, 0.51, मतलब कम आ रहा है। 50%, ठीक है। अब ये तो इसके बेस पर आप क्या कर सकते हो, R2 स्कोर भी डिफाइन कर सकते हो। R2 स्कोर कैसे डिफाइन करते हैं, हाँ तो हम्म, इसको आ जाएगा। R2 अंडरस्कोर स्कोर, इसमें क्या होगा, वाई ट्रेड और एक्चुअल वाई। अब ये कह रहा है 60% के बीच में जा रहा है। पहले कितना दे रहा था, 0.1 दे रहा था, हाँ अब कितना आ रहा है 0.61, मतलब 60% हमारा एक्यूरेसी इंप्रूव हो गया। तो आपने देखा कि हमने जितना कॉलम यूज किया उसके बेस पे क्या रहा है, एक्यूरेसी इंप्रूव हुआ। अब इसे इसको और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। डेटा प्री प्रोसेसिंग का पार्ट हमने इसमें अप्लाई ही नहीं किया। क्या करते थे, सबको एक रेंज पे रखते, देन उसके बेस पे अप्लाई करते थे, एक्यूरेसी और भी आती है ना। तो ये क्या हो रहा है कि आपको एक्यूरेसी यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो आ रहा है वो 61% का आ रहा है। और ये बेसिकली क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंट होता है, या तो फिर बोल सकते हो वेरिएंस। और ये वेरिएंस क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू और प्रिडिक्टेड वैल्यू के बीच का होता है। अब ये हमने ट्रेनिंग के टाइम का देख लिया। अब टेस्टिंग करके देखेंगे अनसीन डेटा पे, कि अनसीन में भी हमारा क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए, 60 के आसपास ही आना चाहिए, है ना। अगर इससे बहुत कम आ गया तो मतलब मॉडल सही से नहीं काम कर रहा है। तो उसको फिर कैसे करोगे, फिर से आपको क्या करना होगा, टेस्टिंग के लिए मॉडल को प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। टेस्टिंग मॉडल, तो क्या करोगे, ये चीज रहेगा। इसमें एरर कितना आ रहा है, तो अप्रोक्स सेम ही एरर आ रहा है, ज्यादा नहीं आ रहा है। तो इसकी एक्यूरेसी भी क्या होगी, सेम ही आनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो R2 अंडरस्कोर वाई टेस्ट और वाई प्रिडिक्टेड, तो अप्रोक्स 57 आ रहा है। तो मतलब काम बन सकता है, मतलब अप्रोक्स 7, मतलब 5% का ऊपर नीचे होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, काम बन सकता है। कि मतलब जो भी ये सही बताएगा वो परफेक्ट होगा। इसमें क्या होगा, ना ही अंडर, ये बेसिकली अंडर फिट का कॉन्सेप्ट मान के चल सकते हैं, बट ये क्या ओवर फिट नहीं है ना। कि अगर आपको लगता है कि रियल स्टेट में अगर 70% का एक्यूरेसी परफेक्ट होता है, जैसे अगर आप जाओगे ना किस पे, स्टॉक मार्केट में, तो अगर आपका 70 टच कर रहा है, स्टॉक मार्केट का कोई भी मॉडल बनाते हैं तो, जिसको बोलते हैं एल्गो ट्रेडिंग, सुना है, नहीं सुना, एल्गो ट्रेडिंग बोलते हैं उसमें, जिसमें क्या होता है, एल्गोरिदम के बेस पे क्या होता है, ऑटोमेट ट्रेड होता है। कि आप क्या करते हो, मॉडल बनाते हो, इसी तरीके से मॉडल बनता है, और उसमें से क्या होता है कि 70-30 का रेशियो रहता है। अगर आपका 70% सही आंसर दे रहा है, मतलब आपका वो परफेक्ट एल्गो है, जो मार्केट में सेल करते हैं लोग। कि मतलब अगर आप 10 बार कोई चीज बाय और सेल करते हो तो उसमें 7 बार क्या होगा, करेक्ट आएगा, है ना। और ये रेशियो परफेक्ट होता है इसमें, स्टॉक मार्केट। तो हर मार्केट का अपना रेशियो होता है कि कितना रेशियो परफेक्ट होगा। ऑनलाइन वाले सबको समझ में आ रहा है। सर। बाकी ये कोड का लिंक शेयर किया, वहां से भी देख सकते हो, और क्या कर सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो। ओके सर। बट हम लोग लीनियर रिग्रेशंस कब यूज करेंगे, वो भी तो मायने रखता है। क्या हो गया, बन रहा है, नहीं बन रहा। ऐसा भी कुछ था। हो गया। इससे पहले हम लोग रेडी करेंगे।
कर रहा है तो हो गया। इसके बाद एक एडजस्टेड आर स्क्वायर होता है, वो भी आगे देख लेंगे। आपने के लिए फिर दूसरा नया मॉडल बनाया है। नहीं, वही मॉडल 2 का ही यूज किया ना, वन टाइम फिट किया था, अगर याद होगा तो। ये दिख रहा है मॉडल 2 डॉट फिट किया था, यहाँ से हमें मिल गया। तो यहाँ पे जो एरर है, एरर फॉर ट्रेनिंग वाला डेटा, ट्रेनिंग डेटा, ट्रेनिंग डेटा में कितना एरर आ रहा है। नहीं सर, टेस्ट के लिए फिर मॉडल 3 बनाना पड़ेगा। नहीं, दोबारा फिट कर सकते फिट क्यों कर, टेस्ट कर रहे हैं ना। टेस्ट का मतलब क्या होगा कि जो फिट हुआ है ना, उसी में क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्ट करके देख रहे हैं पुराने वाले मॉडल पे ये सही से काम करेगा कि नहीं। अनसीन डेटा जो हमारे पास स्प्लिट किया था ना, इस तरीके से मैंने स्प्लिट किया था कि आपने क्या था, एक्स ट्रेन था हैं। और ये हमारा क्या था, वाई ट्रेन था। एंड देन इसी तरीके से हमने क्या था, एक्स टेस्ट, और ये हमारा क्या था, वाई टेस्ट था, है ना। ये डेटा मैंने सेपरेटली रखा था, किसके लिए, टेस्टिंग के लिए। अब इसके बेस पे हमने क्या बनाया, इधर देख लो। दोनों ये हमारा को क्या होगा, split कर ट्रेनिंग के लिए देता। डेटा, ये हमारा क्या हो गया, टेस्टिंग के लिए हो गया। तो ट्रेनिंग हम लोग किस में करते हैं, डॉट फिट करके ट्रेन कर डॉट देते हैं। फिट कर देते हैं। अब हमारा ये मॉडल बन गया। यस सर। अब इस मॉडल में कोई भी डेटा पास करोगे, उसके बेस पे क्या होगा, आंसर करेगा ये मॉडल, है ना। तो अब इसमें हम लोग कौन सा डेटा पास कर सकते हैं, तो ट्रेनिंग वाला डेटा भी पास कर सकते हैं और टेस्टिंग वाला भी। तो ट्रेनिंग वाला पास कर रहे थे, क्यों, क्योंकि उसका हमें देखना था कि कितना एरर दे रहा है ट्रेनिंग के टाइम। ठीक है। देन टेस्टिंग मतलब क्या हो गया, कि ये अनसीन डेटा है, उसको फिट करने के लिए हमने ये डेटा दिया ही नहीं था। हाँ। बट अगर इसमें वो रिजल्ट सही देता है, मतलब क्या है कि फ्यूचर मार्केट में जो भी डेटा आएगा उसके लिए परफेक्ट आंसर देगा। तो इस चीज को फिर मैंने क्या किया, इसी मॉडल पे यूज मतलब किया किसी था। फिट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये पुराने मॉडल पे ही काम करवा रहे हैं, बस डेटा नया है उसके लिए। और वो डेटा क्या है, सिमिलर है पुराने डेटा की तरह। क्यों डेटा होगा सिमिलर, क्योंकि उसी डेटा से हमने क्या किया, दोनों को स्प्लिट किया हुआ है, इसीलिए। तो वो पी वाई, अभी उसी में करते हैं। अच्छा वो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं ना, हटा देते हैं। तो यहाँ पे पी वाई की जगह पे आप क्या कर सकते हो, प्रिडिक्टेड, ये प्रिडिक्टेड वाई कर सकते हैं, और यहाँ पे प्रिडिक्टेड वाई। लोड आता है। भाई मैं सिर्फ कैप्टन बोला था, लोड आता है। आप तुम सब कुछ समझ लेगा, मैं तो खुद को लग करके ऐसा बोला हो गया सर। तो इनपुट वेरिएबल्स क्या दिक्कत आ रही है, वाई प्रिडिक्टेड का लेंथ, यार तो वही देखते हैं। लग रहा है ऊपर पे ही ले जाते इसलिए यार लेन ऑफ प्रिडिक्टेड 412 है, गलत दे रहा है। और वाई कितना है, 412 सेम तो है। तो ये हमारा एक्चुअल आई है, और वाई अंडरस्कोर ऐसे। अच्छा इसमें एक्स होगा ना, अब तो तुम्हारे चेक कर। क्योंकि सर ये ऊपर वाला एरिया रेफरेंस ले पाऊंगा। नहीं, दोनों का लेंथ तो सेम है ना, मैंने चेक किया तो। प्रिडिक्टेड वाई का लेंथ क्या है, अगर आप देखोगे तो, अगर
जब 412 है। नहीं आता ना वो ऊपर वाला वाई ले रहे। एक्स ट्रेन वाई ट्रेन ठीक है। देन पी वाई R2 स्कोर प्रिडिक्टेड। फाउंड इन इनपुट हो गया वेरिएबल। मेरा नहीं चल रहा। सर एक बार रिस्टार्ट कर दो। रिस्टार्ट द सेशन। ये वो वाला। बाकी सब रन करके देखो, रन होना चाहिए। मेरे को बाकी और किसी का एरर आ रहा है क्या सेम? R2 का बेस पे देखोगे। हाँ, ये वाई टेस्ट और प्रिडिक्टेड वाई। तो सही है। तो बाकी एरर नहीं देगा, एरर अभी भी दे रहा है। हम्म, इनका शेप अलग अलग बता रहा है, 412 और 206। सर उसमें जो आपने ऊपर लगाया ऊपर क्लोज सर आपने उसमें फ्री वाई पास करा है। कहाँ पे? सर स्पेलिंग नहीं गलत है। अच्छा, वो ऊपर वाला पास हो रहा था। अब सही आ रहा है ना? हाँ तो वो स्पेलिंग एरर था फिर। वो ऊपर वाला पी वाई ले लेता आपने एक राइट बनाया था ना। तो वो स्पेलिंग एरर था, तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि अप्रोच क्या आ रहा है, 57% का एक्यूरेसी आ रहा है। तो ये किसके लिए आ रहा है? टेस्टिंग के लिए आ रहा है। तो ये हम लोगों ने क्या किया, एक नॉर्मल 61 और वैसे सेटिंग आ रहा है 57। तो 3% का 5% का हम लोग मार्जिन लेके चल सकते हैं कि एक्चुअल में जितना होना चाहिए उतना दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक मॉडल हो गया। अब इसके बेस पे क्या कर सकते हैं आप, सारी चीजें प्रेडिक्ट कर सकते स्कोर एक्यूरेसी चेक करता है। हैं। हाँ, एक्यूरेसी मतलब कितना परफेक्टली क्या है, बेस्ट फिट लाइन है। कि अगर 1 है मतलब क्या है, वेरिएंस कम है किसके बीच में, एक्चुअल वाई और प्रेडिक्टेड वाई के बीच में। कि उसके बीच का वेरिएंस कम होगा, वेरिएंस मतलब एरर। अगर एरर कम होगा तो क्या होगा, बेस्ट फिट लाइन होगा, है ना? और वो एरर कैसे कैलकुलेट होगा, अगर आप मैथमेटिकली अगर यहाँ पे देखना चाहोगे कि मान लो हमारे पास इस तरीके से 3 डेटा पॉइंट्स है, 3 या 4। ये क्या हो गया कि ये क्या हमारे पास गिवन वाला था कि इधर एक्चुअल वाई और प्रेडिक्टेड वाई। अब इसके बेस पे क्या है, एक मैंने बेस्ट फिट लाइन बनाया। अब ये बेस्ट फिट लाइन में ये लाइन और इसके बीच का एरर कितना होगा, पॉइंट का। यहाँ से कैसे कैलकुलेट करोगे, इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस होगा ये, है ना, इसका और इसका जो डिफरेंस होगा ये। तो हर एक डेटा पॉइंट का क्या होगा डिफरेंस, वो चेक करेंगे। और ये जितना, अगर मान लो एक डेटा पॉइंट्स यहाँ पे है तो क्या होगा, डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा। अगर सारे डेटा पॉइंट्स इसके आसपास है तो डिफरेंस कम होगा। तो यही R2 कैलकुलेट करता है कि ये जो वेरिएंस है ना, किससे, जो हमारे पास प्रेडिक्टेड है उससे और जो एक्चुअल है उसके बीच का जो डिफरेंस है, वही R2 बताता है। कि अगर ये डिफरेंस ज़्यादा होगा तो R2 क्या होगा हमारे पास, कम हो जाएगा। क्योंकि डिफरेंस ज़्यादा है ना, मतलब ये वैल्यू ज़्यादा होगा इनके बीच का। तो ये ज़्यादा है मतलब ये जो हमारा लाइन है वो सारे डेटा पॉइंट को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। अगर यही R2 का स्कोर क्या रहेगा, कम रहेगा, मतलब ये क्या आएगा, डेटा आसपास है सारे, तो R2 का स्कोर क्या होगा, ज्यादा हमेशा ज़्यादा होगा। अगर ये ज़्यादा है मतलब वेरिएंस क्या है, कम है आपका। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या हो सकता है, मैथमेटिकली कैलकुलेट होता है। ठीक है। अब इसके बीच में होता है हमारे पास इस तरीके से क्या होता है कि एवरेज लाइन होता है, एवरेज के बेस पे भी कैलकुलेट होता है। तो फिर हमारे पास आता है एडजस्टेड R स्क्वायर। एडजस्टेड R स्क्वायर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि वो R2 स्कोर के बेस पे ही सेम चीजें होंगी, बस इसमें डिफरेंस क्या होगा कि रियल वर्ल्ड में क्या होता है कि जैसे जैसे आप कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हो, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ कॉलम्स। कि मेरे पास क्या था कि आपको एक घर लेना है, कहाँ लेना चाहोगे बताओ? मेट्रो के पास पहला मेट्रो के पास। तो मान लो कि मेट्रो के पास भी सबका घर है, तो डीलर को पता होगा कि इसकी प्राइस 3 करोड़ जाएगी।
मैंने बोला मेट्रो के पास और एयरपोर्ट के सामने होना चाहिए, है ना। तो वो कैलकुलेट करेगा कि उस ऐसा क्या होता है कि डील आता ही रहता है, तो उसको पता होगा कि एक मेट्रो के पास होना चाहिए प्लस एयरपोर्ट के पास। तो उसके बेस पे भी क्या होगा कि कुछ प्राइस बताएगा और उसकी भी क्या होगी प्राइस, अच्छी खासी एक्यूरेसी होगा, मतलब हाँ इतना में मिल जाएगा आपको। इसी तरीके से मैंने बोल दिया कि ठीक है हॉस्पिटल भी सामने होना चाहिए, बोला ठीक है इसके बेस पे आपका प्राइस ये होगा। फिर मैंने बोला कि साउथ दिल्ली में भी होना चाहिए। तो धीरे धीरे फिर क्या होगा कि प्राइस आपका बढ़ेगा घटेगा वो अलग चीज है। अगर आपने क्या किया लोकेशन ही दूर कर दिया तो क्या होगा प्राइस घट जाएगा, अगर आपने प्राइम लोकेशन में चले गए तो क्या होगा प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि कॉलम कौन सा है। कि मान लो आपने लोकेशन भी ऐड कर दिया कि मुझे साउथ दिल्ली में चाहिए, तो ये क्या होगा प्राइस बढ़ गया। अब बोलोगे साउथ दिल्ली में मुझे क्या चाहिए, उसके अंदर आपके पास पूल भी होना चाहिए, या फिर क्या बोलते हैं कि वो जो प्लेस होना चाहिए डायरेक्टली क्या होना चाहिए रोड से सटा होना चाहिए प्रॉपर्टीज पे। अब जैसे जैसे नंबर ऑफ कॉलम बताते हो वैसे वैसे क्या होता है डीलर थोड़ा सा सोचेगा कि क्या प्राइस हो सकता है, किसी को इधर उधर कॉल भी मिलाएगा कि यहाँ पे प्राइस क्या हो सकता है। तो एक क्या होता है अप्रोक्स प्राइस मैं आपको दे सकूँ। तो मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ाते जाते हो तो क्या होता है कंफ्यूजन बढ़ता जाता है कि प्राइस क्या हो सकता है। तो वो अब रियल वर्ल्ड में हम लोग के साथ होता है तो क्या होगा मॉडल में भी यही चलेगा कि मॉडल में नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी तो जैसे जैसे कॉलम बढ़ाते हैं तो ये जरूरी नहीं कि कॉलम बढ़ाने से हमारा एक्यूरेसी भी बढ़ेगा। एक टाइम के बाद क्या होगा एक्यूरेसी घटने लगेगा कि आपने क्या बोला कि आपका वैल्यू जा रहा है। अब एक टाइम के बाद क्या होगा ये रिड्यूस होने लगेगा कि एरर क्या होगा फिर से बढ़ने लगेगा कि आपने क्या किया ये एरर का लाइन बना सकते हैं, ये एरर हो गया और ये मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। तो क्या होगा कि नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ाओगे तो एरर कम होगा कि आपने क्या किया तो उसके बेस पे क्या है प्राइस आपको सही मिल रहा है। अब एक टाइम के बाद क्या होगा कि आपने कि नंबर ऑफ कॉलम इंक्लूड करते गए उसके बेस पे होगा आप इंप्रूव होने के बजाय क्या होगा एरर बढ़ता जाएगा, है ना। तो ये कुछ इस तरीके से कर्व बन जाएगा, है ना। तो नंबर ऑफ मॉडल्स आप क्या कर रहे हो इंक्लूड कर रहे हो तो आपका एरर भी बढ़ सकता है ना। तो सर उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? तो लेकिन जो R2 स्कोर होता है ना कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कॉलम ऐड करोगे तो इसका जो स्कोर होगा ना वो इम्प्रूव ही होगा घटेगा कभी नहीं। ये इसका क्या है सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, इसका ड्रॉबैक होगा ना ये R2 स्कोर का कि आप नंबर ऑफ कॉलम्स इंक्रीज करते जाओगे फिर भी क्या होगा ये बढ़ता ही जाएगा घटेगा है घटेगा भी नहीं। और प्लस ये क्या करेगा हमेशा बढ़ता ही जाएगा कि 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट से बढ़ता जाएगा। तो ये क्या हमने बताया कि आप रियल यूज केस के बेस पे देखोगे तो ये इतना क्या होता है कि जैसे जैसे आप कॉलम बढ़ाते हो क्या होगा एरर भी बढ़ता जाएगा। तो उसको परफेक्टली चेक करने के लिए हमारे पास क्या होता है एडजस्टेड आर स्क्वायर होता है। नाम से ही पता चला कि आर स्क्वायर को क्या कर रहे हैं हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं, उसका फॉर्मूला होता है मैथमेटिकली वो अलग होता है। अब इसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ कॉलम्स आप इंक्रीज करोगे ना तो वो क्या करेगा अगर उसको इंप्रूव भी करेगा तो बहुत कम अमाउंट पे ही इंप्रूव करेगा। कि पहले अगर जहाँ पे 10 से इंप्रूव हो रहा था या फिर 5 से इंप्रूव हो रहा था वो एडजस्टेड आर स्क्वायर में क्या होगा पॉइंट से होगा 0.3 0.5। तो इससे क्या होगा कि कौन से कॉलम को कितना देना एट्रीब्यूट्स किसके बेस पे कितना इंप्रूव होना चाहिए तो ये क्या होगा लेस इंप्रूव होगा कि नंबर ऑफ कॉलम इंक्रीज करते जा रहे हो। तो ये क्या होता है कि आपको परफेक्ट एक आंसर दे सकता है कि नंबर ऑफ कॉलम बढ़ा रहे हो तो उसके बेस पे रिजल्ट दोनों में सेम सेम आ रहा है मतलब क्या है कि चल सकता है इतना कॉलम। जैसे आपने क्या किया कि नंबर ऑफ कॉलम 100 कर दिए एडजस्टेड आर स्क्वायर आपका क्या आ रहा है परफेक्ट आ रहा है एडजस्टेड आर स्क्वायर क्या आ रहा है कम आ रहा है कि आर स्क्वायर आपका क्या आ रहा है 0.8 या 0.96 आ रहा है। लेकिन एडजस्टेड में आप देखोगे कि 0.8 आ रहा है। मतलब क्या है कि उतने नंबर ऑफ कॉलम्स की जरूरत नहीं है कि आपको फिर कॉलम रिड्यूस करना पड़ेगा। तो आप कॉलम रिड्यूस करोगे या क्या क्या कर सकते हो कि अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे और भी एक्यूरेसी चाहिए इसमें भी और इसमें भी तो क्या करोगे कि आप इसको भी इंप्रूव करोगे और इसमें भी क्या करोगे नंबर ऑफ कॉलम इंक्लूड करोगे। तो ये जितना ज्यादा होगा आपके पास तो ये क्या होगा कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे होता है कि एक कॉम्प्लेक्सिटी के बाद क्या होगा एरर आपका क्या होगा बढ़ता चला जाएगा कि इतने नंबर ऑफ कॉलम के बाद आप ऐड ऑन करते हो और भी डेटा तो क्या होगा एरर बढ़ता जाएगा। तो उस चीज को कैसे देख सकते हैं हम लोग तो वो चीज हम लोग चेक करते हैं एडजस्टेड आस्कर में कि हमारा एक्चुअली में कितना क्या आ रहा है एक्यूरेसी आ रहा है। तो ये एक्चुअल क्या होगा नंबर ऑफ कॉलम बढ़ने के बाद की एक्यूरेसी होगी कि अगर आपने 100 कॉलम ऐड किया तो उसमें एक्चुअल एक्यूरेसी कितनी होगी तो 0.8 होगी ना कि 0.9। ठीक है ठीक है अब 0.96 बोल दिया आपने बोला कि ये तो परफेक्ट काम कर रहा है लेकिन रियल वर्ल्ड में क्या जाओगे तो क्या होगा फिर वही एरर आएगा कुछ ना कुछ डेटा में तो उसके बेस पे क्या होगा लॉस होगा। तो वो चीज़ फिर क्या करता है हम लोग एडजस्टेड आर स्क्वायर में देखते हैं। इसको यूज कैसे करेंगे तो डायरेक्टली इसका फॉर्मूला यूज करना पड़ता है हमें एडजस्टेड R2। हम्म देख रहे हैं?
ये देखो, इसमें आपको ये चीज याद रखना है, आर स्क्वायर क्या होता है, ऑलवेज इंक्रीज विद द एडिशनल ऑफ द प्रिडिक्टर्स, कि आप जितना ज्यादा आप ऐड ऑन करोगे उतना ज्यादा क्या होगा, इंक्रीज होगा आर टू स्कोर। जबकि एडजस्टेड आर स्क्वायर क्या होता है, मे बी डिक्रीज इफ द न्यू प्रिडिक्टर डज नॉट सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द मॉडल, कि अगर आपका मॉडल इंप्रूव नहीं हो रहा है और आप क्या कर रहे हो, कॉलम ऐड कर रहे हो, तो फिर क्या होगा, एक्यूरेसी घटा रहे हो एडजस्टेड आर स्क्वायर। तो ये क्या होगा, उससे पता चल जाएगा कि कौन सा फीचर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट था, कि आपने 10 कॉलम रखा है उस समय एक्यूरेसी अच्छी आ रही थी, मैंने 20 कर दिया तो एक्यूरेसी क्या होगी, अचानक ड्रॉप हो गई, तो हम क्या करेंगे कि उसको रिड्यूस करना होगा, उतना कॉलम रखने की जरूरत नहीं है। वो कैसे पता चलेगा, तो वो एडजस्टेड आर स्क्वायर। तो ये आप क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो, ये मेन पॉइंट होता है, ये आपको याद रखना है, आर और एडजस्टेड आर स्क्वायर, अगर कोई भी डेफिनेशन पूछता है तो। ठीक है, बाकी फॉर्मूला क्या आता है, तो ये होता है कि एन, अगर कोई हमसे फॉर्मूला बहुत कम चांस पूछेगा, फॉर्मूला बहुत कम चांस रहेगा पूछेगा। अगर आप पूरा प्योर आप बोलते हो ना कि मैं मैथमेटिकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि अगर आप प्योर मैथ से हो, इंजीनियरिंग पार्ट से हो, तो वो उससे क्या होगा, एक्सपेक्ट करेगा कि आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, क्योंकि आप कहेंगे प्योर मैथ से हो। तो ये चीज, अब इसमें हर एक चीज का क्या मीनिंग होता है, तो आर हमारा क्या था, कि वो पता है आर स्क्वायर का था, एंड देन हमारे पास एन क्या है, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है, और के क्या है हमारे पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते क्या होंगे, कि जो आप कॉलम, इंडिपेंडेंट जो हमारे पास एक्स था, एक्स हमारा क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। कैसे पता चलता है, कि अगर आप अगर वाई चेंज करते हो, सॉरी एक्स चेंज करते हो, तो वाई क्या होगा, हमारा चेंज होगा, है ना। तो एक्स हमारा क्या होगा, इंडिपेंडेंट हो गया, और ये क्या होगा, डिपेंडेंट हो गया। तो ये हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिकली टर्म में लिखते हैं कि डिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है। तो वाई से अगर इक्वेशन से पहले जो भी पार्ट रहता है वो क्या रहता है, डिपेंडेंट रहता है, और इसके बाद का जो पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा, अगर मैथमेटिकली देखें तो। ठीक है, बाकी इनके फॉर्मूला के बेस पे कुछ होगा तो वो बता देंगे। तो यहाँ तक चीजें समझ में आई। उसके बाद फिर हम लोग कुछ और भी कुछ और टॉपिक लिखा था हमने, याद है, तो बस यही लिखा था एक्यूरेसी में। ओएलएस का। ओएलएस का हम लोग यूज नहीं होता मार्केट में, ओएलएस का यूज नहीं करते, पॉलिनोमियल का भी यूज नहीं करते, बट क्या है कि उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो दिखा देते हैं। उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास क्या होगा, साइपाई की लाइब्रेरी होगी, वो साइकिट लर्न में नहीं है, क्योंकि वो क्या है, मार्केट में यूज नहीं होता, इसलिए क्या है, साइकिट लर्न में हमारे पास वो चीज़ है ही नहीं। तो वो चीज़ बता देते हैं, फिर लीनियर रिलेशंस का भी यूज करेंगे, वो दिखा देंगे। तो ओएलएस का, तो ओएलएस का कोड मुझे भी याद नहीं है, तो मैं क्या देख लेता हूँ पहले, लीनियर रिलेशंस, ये हमारे पास ओएलएस का। तो ओएलएस का आपको किस में मिलेगा, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्टेट मॉडल्स डॉट एपीआई एस एम। तो मैं इसको यहीं पे पूरा कॉपी कर लेता हूँ। इसके लिए आपको फिर अलग से एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, जिसका नाम क्या है, साइपाई में भी नहीं है उसका, उसको अलग से लाइब्रेरी में स्टेट्स पे, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो ओएलएस का, ये क्या है, स्टेट्स मॉडल्स डॉट एपीआई, ये दिख रहा है, तो आपको इसमें दिखेगा। आप ही को उस दिन दिया था कल, अभी तो क्लास की थी मैंने। हाँ पे वाह, नहीं, अच्छे टाइम में बात की है। क्या करेंगे भाई। अगर आपको इसको इंस्टॉल करना हो तो क्या लिखोगे, इंस्टॉल, तो मैं देख लेता हूँ, बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होता है। नहीं इंस्टॉल करना पड़ता है। फिर इंस्टॉल करो। हम्म, क्या आ रही है, ओके। नहीं वाले। काम वाले करती। हाँ। पढ़ाई की बात कर रहा हूँ। शांत, नहीं, ये देखो, आप क्या लिखते हो, पिप, इधर देखो क्या नाम है, अमन और कुणाल। हमारे पास क्या था, कि इसको अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो आपके पास क्या होगा, पिप इंस्टॉल स्टेट्स मॉडल करोगे, स्टेट्स मॉडल,
जैसे ये इंस्टॉल होगा, अब इसमें मैंने क्या किया, एक बाय डिफॉल्ट डेटा फ्रेम क्रिएट किया है, दिख रहा है। डेटा फ्रेम में क्या है, नंबर ऑफ आवर्स है और स्कोर के बेस पे एक सिंपल मॉडल बनाया है इसमें, कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते हो उसके बेस पे आपका स्कोर क्या होगा वो प्रेडिक्ट करना है। कि अगर कोई बंदा 11 घंटे पढ़ाई करता है तो उसका स्कोर क्या हो सकता है, 12 घंटे पढ़ाई करता है तो उसका क्या होगा, 5 घंटे करता है तो उसका क्या स्कोर होगा। इसी के बेस पे क्या कर हम लोग प्रेडिक्शंस पे बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक एक्स अलग रख दिया है और वाई अलग किया है ना। अब इसमें हमारे पास क्या है कि आपको एक कांस्टेंट लाइन ऐड करना है। तो ऐड कांस्टेंट किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स, एक्स हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ वाई होगा, सॉरी क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ आवर्स होगा। ये होगा हमारे पास क्या होगा, देन एस एम डॉट ओ एल एस, ओ एल एस में क्या होगा, एक्स और वाई आप पास करोगे। अब एक्स और वाई पास करोगे तो फिर क्या करते थे, याद होगा तो डॉट फिट करते थे, तो हमने क्या किया, उसको फिट किया और मॉडल में सेव कर दिया। अब ये हमारा मॉडल बन के तैयार हो गया। अब इसकी समरी देखना चाहो तो क्या कर सकते हो, मॉडल डॉट समरी लिख सकते हो। अब इसमें समरी में आपको क्या क्या चीजें दिखेंगी, तो इसमें वही पुरानी चीजें दिखेंगी जो हमने अभी तक शेयर किया था। पहला, सेम कॉन्सेप्ट, कि कौन सा मॉडल यूज कर रहे हो वो दिख रहा है ओएलएस का। ये मेथड कौन सा यूज करता है, लीस्ट स्क्वायर का। तो एम एस ई जो होता था ना वही होता है लीस्ट स्क्वायर का। डेट एंड टाइम ये बताया। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब क्या हो गया, डेटा पॉइंट्स, टोटल कितना हमने यूज किया है, 15 यूज किया है। रेसिडुअल का मतलब क्या हो गया, एरर, डेटा पॉइंट्स में रेसिडुअल्स कितने हैं, तो 13 एरर है। कितना मॉडल बनाया, अभी हमने एक ही मॉडल बनाया है डेटा फ्रेम से। देन नॉन रोबस्ट है, और इसके बेस पे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कैसा दिख रहा है, 0.83, मतलब ये क्या है, अच्छा खासा एक्यूरेसी देगा। एडजस्टेड भी क्या है, इसी के अप्रोक्स है, मतलब क्या है कि इतने नंबर ऑफ कॉलम्स चल सकते हैं, है ना। देन एफ स्टैटिस्टिक वो अलग होता है, वो चीज अपन को देखते हैं, बाकी ये चीज अलग होगा, ये चीज आपको देखना नहीं। एक आप देख सकते हो लाइक्लीहुड, ये क्या होता है कि लॉग का वैल्यू, कि जो आपके पास लॉग का वैल्यू होगा वो इस तरीके से दिखेगा। बाकी ये उतना आपके लिए नहीं है। तो अभी तक हमने जितना पार्ट देखा है वो पार्ट यहाँ पे भी दिख रहा होगा, एक आर स्क्वायर, एडजस्टेड आर स्क्वायर, रेसिडुअल्स, एरर को ही बोलते हैं रेसिडुअल्स, ठीक है। कि अगर आपको टेक्निकल में कोई पूछ ले कि व्हाट इज रेसिडुअल्स तो इसको क्या बोल सकते हैं, एरर्स, एरर्स को ही रेसिडुअल्स बोलते हैं। अब इसमें से टी टेस्ट, पी पी वैल्यू, ये सारा चीज आप लोगों ने देखा होगा, स्टेट्स में हम लोगों ने पढ़ा था, अगर याद होगा तो टी टेस्ट पढ़ा था आपने, याद है, हाइपोथेसिस का, याद है ना। तो ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग का दिख रहा है यहाँ। ये जो है ना वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का दिख रहा है कि आपके पास टी टेस्ट करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, किसका, कांस्टेंट के बेस पे और आवर के बेस पे। और ये क्या था, पी वैल्यू के बेस पे था। तो ये चीज हम लोग यहाँ पे नहीं देखते। ये कब देखते हो, जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो नए फील्ड पे, तो आपका जो रहेगा एडजस्टेड आर स्क्वायर और आर स्क्वायर और ये डेटा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ओएलएस का एक बेसिक ओवरव्यू हो गया। अब क्या करते हो, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट करोगे और उसमें आवर डालोगे तो उसके बेस पे क्या बताएगा वो, स्कोर बता देगा। तो ये हमारा क्या हो गया, एक बेसिक ओएलएस का मॉडल, ठीक है। तो इसके लिए आपको सिर्फ ये लाइन इंपोर्ट करना रहेगा। ये कांस्टेंट लाइन क्या होता है, कि आपका वाई पे कहाँ पे क्रॉस करेगा। ये कि आपने क्या किया, एक्स मल्टीपल वैल्यूज लिए, एक्स यहाँ पे लिए, यहाँ पे लिए, यहाँ पे लिए, यहाँ पे लिया, इसके बेस पे क्या होगा, एक कांस्टेंट लाइन बनेगी। कांस्टेंट लाइन मतलब जहाँ पे वो एक्स वाई क्या होगा, जीरो होगा हमेशा। यहाँ पे एक्स हमेशा क्या होगा, जीरो होगा वाई में। तो जहाँ पे क्रॉस करता है तो हमारा कांस्टेंट होता है, जिसको आप सी बोलते हैं अगर याद होगा तो, कि जहाँ पे ये क्रॉस करता है इंटरसेप्ट को, तो वो चीज़ यहाँ से वो ले रहा है, कि वो एक लाइन हमने बनाया है और उसको क्या किया, यहाँ पे पास सर किया। आपने इसमें दो एक्स मतलब कि एक्स में एक्स को सर कब तक होगी क्लास? 10 मिनट और, बाकी आप लोगों का अभी चलेगा। मैंने बोला था कि आप लोगों को प्रोजेक्ट दिखाना है D309, तो आप लोग का भी प्रोजेक्ट देखेंगे, बस 10 मिनट दो उसके बाद खत्म करेंगे। सर जैसे इसमें आपने एक्स को ही पास कर दिया दोबारा से रीअसाइन कर ये दिया पहले मैंने क्या बताया, उसका एक लाइन बनाया और उसी को क्या किया, एक्स में पास किया डेटा पॉइंट्स। रीअसाइन कर ये कह रहा है कांस्टेंट टू प्रिडिक्टर वेरिएबल्स। ये हमारा एसएम पे था, क्या होता है इसी तरीके से हमारे पास क्या होगा, पॉलिनोमियल का भी होगा। पॉलिनोमियल में सिर्फ क्या इंक्रीमेंट करेंगे, पावर। हाँ, पावर कैसे कर रहे थे, आपने इसमें देखा होगा, मैंने दिखाया था, टैबलू पे दिखाया था अगर याद होगा तो, याद है, थोड़ा सा याद करो।
बाकी पॉलिनोमियल भी अलग से आपको दिखाना पड़ता है। सिंपल हमने देखा था। सिंपल क्या हो गया? नहीं नहीं, क्योंकि घर जाकर प्रैक्टिस भी करते नहीं कहा भी एजम्पशंस देखा कहा हमने। हैं। सर आप मतलब क्या जब देख रहे सोच रहे नहीं थे। नहीं, तो मेन एजम्पशंस मतलब अगर आप लीनियर मॉडल यूज कर रहे हो, ये दिख रहा है, पॉलिनोमियल में क्या था कि पावर के बेस पे था। अभी आपने अगर आपने ये लाइन ड्रॉ किया है तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। अगर यही चीज आप क्या करते हो, दो वेरिएबल के बेस पे काम करते हो और उसमें पावर के बेस पे, मतलब क्या कर रहे हो आप, पॉली क्या कर रहे हो, उसका पावर इंक्रीज कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा? y इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर एम वन बोल सकते हैं, ये एम टू होगा, एक्स प्लस सी होगा। तो यहाँ पे जो हमने टू इंक्रीमेंट किया इसके बेस पे क्या होगा? अगर पावर इंक्रीमेंट होता है तो वैल्यू y का क्या होता है, बढ़ जाता है, और x की वैल्यू क्या आती है, कम हो जाती है। अगर x की वैल्यू कम होगी, तो मान लो x की वैल्यू कम होगी और y की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो जो लाइन नया बनेगा वो हमेशा क्या होगा, कर्व होता जाएगा, है ना। तो यही चीज यहाँ पे दिख रहा है कि आप पावर जैसे बढ़ाओगे तो ये लाइन क्या होगा, हमेशा कर्व होती जाएगी। और कर्व क्यों कर रहे हैं ये, क्योंकि आप देखोगे ना कि ये परफेक्ट लाइन तो दिख ही नहीं रहा है, हमें क्या चाहिए, परफेक्ट लाइन ही चाहिए। तो परफेक्ट लाइन इसको थोड़ा सा अगर कर्व करते हैं तो क्या होगा, परफेक्ट लाइन मिल जाएगा। तो ये जो नया इक्वेशन बनेगा तो ये रहेगा। अब इसी को हम लोग फिर क्या बोल देंगे, मॉडल बोल देंगे। अब ये हमें पावर कैसे ऐड ऑन करेंगे, तो हमारे पास नहीं, इसमें हमारे पास क्या होता है, प्री प्रोसेसिंग में ही पॉलिनोमियल का फीचर होता है। कि आप क्या कहते हो ना, sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग में पॉलिनोमियल इंपोर्ट कर लेते हैं। अब इसको जैसे ही इंपोर्ट करोगे, तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि आपके पास क्या होगा, रेंडमली दो डेटा जनरेट किया है। अब इसके बेस पे मैंने प्लॉटिंग किया है कि जो भी आपने डेटा रेंडमली जनरेट किया है तो वो किस तरीके से दिख रहा है, बता सकते हो? तो कर्व के बेस पे। तो हमारे जो परफेक्ट लाइन चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, कर्व होना चाहिए। तो अब हम क्या ऐड करेंगे इस पे, अपना पॉलिनोमियल ऐड करेंगे। पॉलिनोमियल कैसे ऐड करोगे, तो वही सिंपल आप लीनियर रिग्रेशन ही यूज करते हो। और लीनियर रिग्रेशन में आपके पास इस तरीके से लाइन मिलता है, बट इसमें क्या करते हो, पॉली फीचर्स सिर्फ लिखते हो। जैसे आपने पॉली फीचर्स लिखा, इसमें क्या है, डिग्री। डिग्री क्या होगा कि अगर पावर होगा, क्या पर टू रखना चाहते हो टू के बेस पे होगा, थ्री रखना चाहते हो तो थ्री होगा, फोर रखना चाहोगे तो फोर के बेस पे। तो हमने यहाँ पे डिग्री रखा और इसी को बस फिट कर दिया। बायसनेस, बायसनेस मतलब कि आपके पास जो डेटा का बायस होगा, मतलब जिस डेटा में ज्यादा वो रिलेट करेगा उसकी तरफ होना चाहिए। मतलब बाय डिफॉल्ट बायसनेस रख रहे हैं कि इस डेटा के बेस पे क्या कर रहा है वो काम करेगा, तो रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो होगा ये सिर्फ क्या करेगा, बता सकते हो, इधर देखो, ये डायरेक्टली आपका क्या कर रहा है, सिर्फ वैल्यू को चेंज कर रहा है पावर में। अगर पहले x की वैल्यू क्या थी, क्या हो गया, अगर पहले x में हमारे पास टू था, तो अब ये पावर टू किया है तो x में ही क्या वैल्यू हो जाएगा, तो ये फोर हो जाएगा, समझे। इस तरीके से क्या होगा, पास हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट इंडिविजुअली हम लोग फोर लूप में लगा के भी बना सकते थे, बट वो क्या होगा, थोड़ा सा स्क्रैच से टाइम कंज्यूमिंग होगा। ये क्या है, बना बनाया हुआ आपके पास पॉली फीचर्स का है। अब इसको दोबारा क्या कर रहे हैं हम लोग, डेटा को स्टोर कर रहे हैं। इसको मैंने क्या भैया, पॉली ट्रांसफॉर्म बोल सकते हैं एक्स का। इसी तरीके से वाई को भी ट्रांसफॉर्म करेंगे तो पॉली वाई बोल सकते हैं कि पॉली में मतलब पॉलिनोमियल में ट्रांसफॉर्म करके। तो यहाँ पे देखोगे ना, एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट को हमने क्या किया है, पॉली के साथ फिट कर दिया बस। जिस तरीके से हम लोग मीन मैक्स का करते थे सेम प्रोसेस होगा, इसमें सिर्फ आपको पॉली का यूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने ये डेटा हो गया ट्रेन का और टेस्टिंग का। अब इसको हमें क्या यूज करना है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन ही यूज करेंगे। जैसे लीनियर रिग्रेशन यूज करोगे तो सेम चीज आएगा आंसर। अब इसमें सिर्फ लाइन क्या होगा, अगर आप देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पे दो चीजें अलग अलग कलर में क्यों दिख रही है, क्योंकि मैंने बनाया ना कि इसमें प्लॉटिंग बनाया है दो का। एक ट्रेनिंग का डाटा का अलग स्कैटर बनाया है
और क्या टेस्टिंग का अलग बनाया, और जो प्रिडिक्शंस वाला लाइन है, इक्वेशन का लाइन, वो रेड वाला है। तो ये सारे क्या है, एक ही जगह पे, तो ये हमारा क्या है, परफेक्ट लाइन दे रहा है। तो पॉलिनोमियल के बेस में आप क्या कर सकते हैं, परफेक्ट लाइन ले सकते हैं। अब ये सारा चीज यूज कब कर सकते हैं, ये भी तो बात है। वही तो उसको बोलते हैं एजम्पशंस, कि मशीन लर्निंग में लीनियर मॉडल कब यूज करेंगे, तो उसके एजम्पशंस आपको पता होना चाहिए। तो 4 होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। एजम्पशंस ऑफ लीनियर रिग्रेशंस। तो ये पढ़ेंगे अभी। हाँ, नहीं मतलब कि अरे यार तो मतलब क्यों था हालांकि ये केवल डिटेल में पढ़ेंगे आगे। और डिटेल्स में ही रहेगा, आगे भी रहेगा, अभी भी। लीनियरिटी का मतलब क्या होता है, आपको सिर्फ लाइन पढ़ के ना आपको याद हो जाएगा। अगर आप देखो तो पहला लाइन क्या बता रहा है, बता सकते हो? अच्छा मतलब रिलेशनशिप बताता है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट का। कि जो हमारे पास एक्स होगा और वाई होगा, वो दोनों लीनियर रिलेशनशिप में होना चाहिए। किस तरीके से, डेटा स्कैटर में दिखना चाहिए, तो हमेशा इस तरीके से दिखना चाहिए। ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारा वाई हो गया, तो हमेशा लीनियर दिखना चाहिए। तभी लीनियर मॉडल यूज करोगे, तभी परफेक्ट क्या होगा, मॉडल का एक्यूरेसी आएगा। अगर इसके बेस पे लीनियर नहीं है, तो आप वहां पे यूज मत करना लीनियर रिग्रेशंस, पहला यही बोलता है। इसको अगर विजुअल्स में देखना चाहो, हमारे पास विजुअल्स का भी होगा, इसी में होगा एजम्पशंस। ये फाइल भी मैं शेयर करूंगा, सेम डेटा पे ये रहा एजम्पशंस। आप स्कैटर प्लॉट बनाते हो एक्स और वाई के बीच में, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो आपको ये लीनियर दिख रहा है थोड़ा सा, तो यहाँ पे आप लीनियर रिग्रेशन यूज करोगे तो काम बन जाएगा। अगर ये पूरी तरीके से स्कैटर था जिस तरीके से हमने देखा, उसमें लीनियर मॉडल आपका परफेक्ट काम नहीं करेगा। तो पहला लाइन यही बोलता है। स्कैटर प्लॉट कैसे बनाते हैं वो आपको पता है, कौन कौन सा डेटा पास करना है वो आपको पता है। देन दूसरा हमारे पास क्या था, इंडिपेंडेंस, कि आपने जो भी डेटा पॉइंट्स उठाया होगा, कि एक डेटा पॉइंट्स दूसरे डेटा पॉइंट्स पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। कि हमने क्या किया, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 है, 5 है, 8 है, 9 है। अगर मैं ये 9 लिख रहा हूँ, तो ये 9 8 पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, या तो फिर ये 9 5 पे या फिर 3 पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। इसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, कि जो भी आप क्या कर रहे हो, सैंपल उठा रहे हो, वो एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। कि अगर आपने इसको 3 से 5 किया, तो ये भी क्या होगा कि 9 से 11 हो जा रहा है, मतलब ये क्या है, इस पे डिपेंडेंट हो रहा है कुछ ना कुछ। तो ये डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो ये डिपेंडेंसी नहीं होगी, तो इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंस। ये क्या होगा कि जब भी आप ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस का मतलब क्या था, जो कलेक्ट कर रहे हो वो डेटा क्या है, एज्यूम टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर्स, कि देयर इज नो कोरिलेशंस। मतलब एक्स से एक्स का कोई कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। एक्स से वाई का कोरिलेशन होगा तो वो काम बन जाएगा, क्योंकि इसी की बेस पे क्या चेक करेंगे ना। लेकिन एक्स में क्या होना चाहिए, कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। अगर कोरिलेशन है तो मतलब क्या हो गया, कि दोनों का सेम मीनिंग हो गया, है ना। कि अगर दोनों सेम चीज है, कि दोनों में क्या है कि परफेक्टली ये भी है 1 बता रहा है, ये भी 1 बता रहा है, मतलब इसमें जो डेटा है इसमें भी डेटा है वो सेम सेम है, तो 2 कॉलम रखने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। तो वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तीसरा हमारे साथ होता है होमोसिडासिटी। इसका मतलब क्या हो गया, कि जो भी आपका एरर आ रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिडुअल्स, वो हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, या तो फिर क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। कांस्टेंट किस तरीके से होगा, ये प्रिडिक्टेड नीचे ही पे होगा, ये दिख रहा है, कि जो एक्चुअल वैल्यू होगा और जो एरर होगा, उसके बीच का जो हमने देखा है एरर, वो भी एरर क्या है, लीनियरली है या फिर कांस्टेंट है। अगर आप देखोगे तो कांस्टेंट मतलब एक लाइन पे, कांस्टेंट मतलब इस तरीके से दिख रहा है, या तो आप क्या बोल सकते हो, लीनियरली है। तो अगर ये क्या है, एरर के बीच में ये रिलेशन है, तो क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो। तीसरा ये था। एक और हमारे पास होगा, नो मल्टी कॉलिनियरिटी। मल्टी कॉलिनियरिटी का मतलब क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट जो डेटा है ना, वो सेम इसमें भी आपको दिखेगा। और ये तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये क्या बता रहा है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होना चाहिए एक दूसरे की वजह से। जो हमने बताया था ना, एक्स से एक्स का रिलेशन नहीं होना चाहिए बस, ये वही बताता है मल्टी कोलिनियरिटी। मतलब एक से ज्यादा कॉलम क्या आ रहा है, सेम रिलेशन बता रहा है। कि अगर मैंने x1 यूज करके प्रिडिक्ट किया, उसका जो आंसर आ रहा है वो सेम आ रहा है। अगर मैंने x1 और x2 का प्रिडिक्ट करके आंसर किया तो उसका भी सेम आ रहा है। यहाँ पे भी 86% था, और यहाँ पे भी 86% ही एक्यूरेसी आ रहा है। तो हमें 2 कॉलम रखने की जरूरत है नहीं। तो मतलब ये दोनों में क्या है, कि मल्टी कोलिनियरिटी का क्या है, रिलेशन है।
कि दोनों सेम वैल्यू बता रहे हैं, इसलिए क्या है कि दोनों यूज करोगे तो भी सेम आएगा, सिंगल यूज करोगे तो भी। अब इसको चेक करने के लिए हमारे पास होता है VIF का स्कोर, VIF। हाँ, उसका VIF स्कोर देखते हैं कि वो कितना एक दूसरे से डिपेंडेंट है, तो वो भी हम लोग देखना चाहे तो देख सकते हैं। तो ये क्या होंगे, पांचवा ये है ना, नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी का मतलब क्या हो गया कि जो भी एरर आएगा वो क्या होना चाहिए, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। ये इसका क्या है, कंडीशन, मतलब एक एजम्पशन है। तो उसको भी हमने यहाँ पे प्रिंट करके देखा था, अगर आप देखोगे तो ये दिख रहा है कि जो भी आपके पास एरर आएगा एक्चुअल वाई और प्रेडिक्टेड वाई के बीच में, उसका जो भी एरर आएगा वो क्या होगा, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। अगर ये 5 कंडीशंस फुलफिल करता है तो आप क्या कर सकते हैं, लीनियर मॉडल का यूज करोगे, और उसमें जो भी आंसर आएगा, मुझे मतलब जो भी एक्यूरेसी आएगी वो परफेक्ट होगा, उसमें गलत होने का चांसेस नहीं होगा। तो ये समझ में आया। अब ये फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा, बाकी ये आप क्या करोगे, रिवाइज करके आओगे, देन इसको एक बार रिकैप करेंगे, देन फिर आपका क्या होगा, क्लासिफिकेशंस का प्रॉब्लम चलेगा। क्लासिफिकेशंस में क्या होता है, वो कैटेगरी कैटेगरिकल डेटा पे। तो कल से हम लोग क्या करेंगे कि इसको लोन या फिर कोई भी डेटा उठा लेंगे कि इसको प्राइस जो भी है लोन पे ही कर लेंगे, या फिर हाँ, हाँ इनकोडिंग सारा काम करेंगे। बट क्या है कि कल हम लोग मॉडल जो भी रहेगा वो प्रिडिक्शंस बेस पे रहेगा, वो क्या रहेगा, क्लासिफिकेशन करेगा। ठीक है। अब इसमें जो हमने इतना बनाया है, तो एक क्लासिफिकेशंस बनाने के बाद ना एक फुल फ्लेज वेबसाइट बनाएंगे और उसमें होस्ट करेंगे। ठीक है। तो इसी वीक में मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। तो कल का क्लास आपका सर क्लास, हाँ सर मुझे बेसिकली निकलना है अपनी क्लास के लिए, तो मैं चला जाऊं? ठीक है चले जाओ। बाकी आपने प्रोजेक्ट बनाया है हाँ जी सर, तो दिखाऊं मैं? वो मुझे आप शेयर कर देना, या तो फिर आप ठीक है, दिखा लो। मैं शेयर कर दूंगा आपको फाइल। ठीक है। सर आपने जो लिंक दिया था उस पर अपलोड कर दिया उसको। क्या, सर जो आपने लिंक दिया था उस पर प्रोजेक्ट अपलोड कर दिया हाँ, है। तो पीयूष आप अभी दिखा सकते हो स्क्रीन शेयर करके। यस सर, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, पर मैं एक्सप्लेन आपको बाद में कर दूंगा। मैं एक प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ जो मैंने बनाया, ठीक है? चलो ठीक है। बाकी जो आपका, हाँ, आज का जो क्लास है इतना ही रहेगा। ये आप क्या करोगे, एक बार रिवाइज कर लोगे। बाकी ये फाइल और ये हमारे पास